गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार है। एक बार कंफर्म करें वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। आपने नोटिस करा होगा मैंने इस कोर्स में एक और क्लास ऐड कराई है, बिकॉज मेरा पर्सनली मानना ये है कि कंटेंट 100% जो होता है वही बढ़िया है। 99% पे छोड़ने की मेरी आदत नहीं है, तो इसी वजह से मुझे लगा कि शायद 2 घंटे से काम ना बने, 2.5-3 घंटे लगेंगे, तो अननेसेसरी पुश नहीं करा है चीज़ों को। एक जो है मैंने क्लास एक्स्ट्रा ऐड करा ली है, जिससे कि अच्छे से आराम से मैं चीज़ों को समझा भी सकूँ और आप चीज़ों को समझ भी सके। ठीक है जी। अभी आपकी स्पेशल क्वेश्चन नहीं चल रही है, स्पेशल मैं इस महीने के एंड में मैं लूंगा। अभी के लिए आपका प्लस की 2-3 दिन जो है क्लासेस चलेंगी। उसके बाद 1 हफ्ते का आपका ब्रेक रहेगा किसी पर्सनल वर्क की वजह से, एंड उसके बाद फिर से आपकी क्लासेस वैसे ही चल पड़ेंगी। ठीक है, बाकी हो सकता है इससे अगले हफ्ते ही मेरी क्लासेस हो, बट अभी बहुत श्योर नहीं है, तो वहां पर आपको शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। आई होप आप रेडी है। एक बार कंफर्म और कर दीजिए कि आप सभी ने पिछली क्लास देख ली है और आपको सारी बातें समझ आ गई हैं। आई होप आपने नोट्स भी बनाए होंगे। नोट्स नहीं बनाए तो एटलीस्ट रिवाइज तो करा होगा। अगर रिवाइज नहीं करा तो फिर देखिए गलत बात है, मतलब फिर क्या। देखिए, अच्छे कर्म के फल है तो बुरे कर्म के भी फल है, मैं साफ कह रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं कह रहा मेरी क्लास लगाओगे तो ही जीतोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ, क्लासेस लगानी जरूरी है, तभी आप चीजों को जो है सीखेंगे। ठीक है, रात में डाउट सेक्शन में भेजें अपना डाउट, थोड़ा सा डिटेल में लिखिए कि पावर किस रिस्पेक्ट में आप जानना चाह रहे हैं, और क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। देखिए, वैसे पिछली क्लास में मैंने ऑप्टिक्स को कंप्लीट करा दिया था, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बच गया था जो मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा। मुश्किल से 5 से 10 मिनट में टॉपिक पैक होगा, और इसके बाद हम जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? वैसे आपका ऑप्टिक्स पूरा हो गया है, बट मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको 5 से 10 मिनट में समझाऊंगा। उसके बाद हम एक फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है जी, चलो। यस नीरज, एक ही क्लास की नीड है, आप चिंता ना करें, इतनी ही नीड है। नोट्स आपको साथ साथ नहीं बनाने हैं, क्लासेस में आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो क्लास के बाद बनाएंगे, अदरवाइज पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पता है क्या बचा है? कोई बताना चाहेगा क्या बचा है? चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। बचा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक। बिकॉज वो एंड में इसलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज वो ना ही रिफ्रैक्शन है ना ही रिफ्लेक्शन है, दोनों का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो वो एक पोर्शन छोटा सा बचा है, और इक्की दुक्की चीजें थोड़ी सी और मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि डेविएशन वगैरह के बारे में जो प्रिज्म नेहा ने लिखा है वो बताऊंगा। एक और चीज पढ़ाऊंगा, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। ये 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करें कहानी। ये सब बड़ी बच्चों वाली बातें हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं उसे। और सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स जो बनता है वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनता है। जो हमारी शेडो बनती है वो इसी वजह से बनती है क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं मान लेते हैं कि खंबे के पीछे खड़ा हूं, तो रोशनी मेरे तक नहीं आ पा रही, इसी वजह से मेरे ऊपर अंधेरा होगा, या फिर मेरे पीछे की तरफ शेडो बनेगी। ये आपको समझ आ रहा है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? बताइए। मेरे पीछे थोड़ा थोड़ा आप शैडो शायद देख पा रहे होंगे हाथ की, वैसे लाइटिंग में बहुत ज्यादा रखता हूँ अपने कमरे की, तो शायद ना दिख रहा हो। ये जो आपको पीछे हाथ दिख रहा है, ये सिंपली इसलिए दिख रहा है बिकॉज बॉल का वो वाला पोर्शन और ट्यूबलाइट के बीच में मेरा हाथ आ रहा है। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो वो शेडो भी हट जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, स्टिल आपको पता होना चाहिए। ये क्यों? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, हमारे पास 3 पार्टिकल है, एक सन, एक मून और एक अर्थ। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप सोच के देखो, एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर सन इतना बड़ा है तो पृथ्वी इतनी सी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और मून बेचारा इतना सा है। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। सन एक्चुअली बहुत ही बड़ा है पृथ्वी के मुकाबले, और चांद चलो इतना बिंदी जितना नहीं है, तो कम से कम इतना है, इससे बड़ा तो चांद नहीं है। अब अगर मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन बैठाना चाहता हूँ, तो सन, अर्थ और मून, मैं आपको एक्चुअली एक्लिप्स पढ़ा रहा हूँ, ग्रहण पढ़ा रहा हूँ कि कौन से ग्रहण में क्या चीज बीच में होती है। तो बताइए, क्या किसी भी तरीके सन, अर्थ और मून के बीच में फिट हो सकता है क्या? जगह ही नहीं है। सोच के देखो, जगह ही नहीं है ना। तो सन एक कोने में ही रहेगा हमेशा, पहली बात। यानी अगर सन इधर है तो या तो मून और अर्थ इस तरीके बैठे होंगे, या फिर अगर सन इधर है तो अर्थ और मून इस तरीके बैठे होंगे। यही दो कॉम्बिनेशन बचे। आप सोच के देखो, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर ऐसा लिखेंगे सन मून अर्थ और सन अर्थ मून, तो ये सेम बात है। लाइक दिस एंड दिस आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल, बिकॉज एक ही बात है। तो एक्चुअली दो ही कॉम्बिनेशन हमारे पास बचते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या पृथ्वी के ऊपर खड़े होते हैं? बिल्कुल। अब पृथ्वी पे खड़े हैं आप, और आपने सुना है सूर्य ग्रहण हो चुका है, यानी आपको सूरज नहीं दिख रहा। जिसके नाम के आगे ग्रहण लगा है, यानी एक्लिप्स लगा है, वो नहीं दिख रहा। अगर लूनर एक्लिप्स है तो बेचारा मून नहीं दिख रहा, और अगर सोलर एक्लिप्स है तो सन नहीं दिख रहा। अब सोच के देखो, सन कब नहीं दिखेगा? जब मून बीच में आ जाएगा। सोच के देखो, दिमाग लगाओ। यानी सोलर एक्लिप्स हमेशा दिन में होगा।
भाई रात को तो अपने को सन दिखना ही नहीं, इस समय कहाँ सन दिखेगा? दिन में सन तब नहीं दिखेगा जब मून बीच में आ जाएगा। क्या कॉम्बिनेशन आप समझ पाए? यानी अगर मून बीच में आ गया सन के रास्ते में दिन में, तो वो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सिमिलरली चांद हमें कब दिखता है? रात को। दिन में तो दिखता ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर रात को चांद नहीं दिख रहा तो पृथ्वी खुद बीच में आ गई होगी, यानी आप यहाँ पर इस तरीके खड़े होंगे, तो हो सकता है आपको जो चांद है वो ना दिख रहा हो। यानी लूनर एक्लिप्स जो है उसमें पृथ्वी खुद बीच में आती है, सन तो बीच में आ ही नहीं सकता, तो या तो पृथ्वी बीच में आएगी या चांद बीच में आएगा। अब चांद बीच में आएगा तो कौन नहीं दिखेगा? आप पृथ्वी पे खड़े हैं, चांद बीच में आएगा तो सूरज नहीं दिखा, यानी सोलर एक्लिप्स। और अगर पृथ्वी खुद बीच में आ गई तो मून नहीं दिखेगा। मैंने ना बड़ी देसी भाषा में इस चीज को समझाया है, क्योंकि पेपर इतना ही पूछता है कि सोलर एक्लिप्स में कौन बीच में होता है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। सन तो बीच में हो ही नहीं सकता, मून क्यों नहीं दिखेगा अभी आपको समझा दूं। देखो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा डायग्राम के पास। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, आप यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना होगा, कमेंट सेक्शन खाली करना होगा। मान लेते हैं कि आप यहाँ खड़े हैं, क्या आपके घर पे रोशनी आ रही थी सूर्य की? अगर ये चांद बीच में ना होता तो क्या आपके घर पे रोशनी आ रही है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अब चांद घूमता घूमता बीच में आ गया तो आपके घर के ऊपर रोशनी आना बंद हो गई करीब 15-20 मिनट के लिए। तो क्यों बंद हो गई? क्योंकि ये जो चांद है ये बीच में आ गया, फिर ये कुछ टाइम के बाद हट जाएगा, ग्रहण खत्म हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इसके और बड़े भयंकर भयंकर डायग्राम होते हैं, मैं किसी किसी बैच में दिखाता भी हूँ, बट मैंने काफी साल के पेपर्स का एनालिसिस करके देखा है कि बड़ी सिंपल चीजें एसएससी पूछ रहा है। ठीक है, मून क्यों नहीं दिखता? क्या वो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मून दिखता तो है हमें हेलसिंकी। मून हमें दिखता है क्योंकि सूर्य की रोशनी उस पर जाती है और वो टकराकर हमारे पास आती है। जैसे मैं नॉन ल्यूमिनस हूं, लेकिन मैं आपको क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि लाइट मुझ पे पड़ रही है और मेरे से रिफ्लेक्ट होकर कैमरे तक जा रही है। सेम वही वाली कहानी है यहाँ पर भी, कि मून पे सूर्य की रोशनी जा रही है और टकरा के आपके पास आ रही है। ऑन दी अदर हैंड, यस दिव्यांश, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऑन दी अदर हैंड, चांद बेचारा रात को, आपको चांद तो रात में ही दिखता है ना, तो आप यहाँ खड़े होकर चांद को देख रहे थे। अब अचानक पृथ्वी खुद ही बीच में आ गई, आपने कहा चांद कहाँ गया भाई? कुछ टाइम के बाद चांद आपको फिर दिखने लग गया, तो लूनर एक्लिप्स हो गया। यानी शॉर्ट में लूनर एक्लिप्स में खुद पृथ्वी बीच में आती है और ये रात में होता है। सोलर एक्लिप्स में मून बीच में आता है और ये दिन में होता है। यस अनजान, ठीक है। देखिए ये चीज इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि पेपर नहीं पूछता। अब आपको ये भी सोचना चाहिए कि तो रोज ही घूमता रहता है, तो रोज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होते? तो उसमें भी क्या होता है, ये ऐसे गोल गोल नहीं घूमता है, इसकी एक्सिस हल्की सी टेढ़ी होती है, तो किसी किसी पॉइंट पे ही ये जो है तीनों लाइन में आते हैं। बट क्योंकि एसएससी नहीं पूछता तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? जो एसएससी पूछेगा वो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एसएससी का कोर्स है। तो अननेसेसरी चीजें मैं आपको यहाँ पर, आप सोचे कि मैं आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस कुछ पढ़ा दूंगा, उसका कोई यूज ही नहीं। क्या आपको ये एक्लिप्स वाली बात समझ आ गई? बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट अगर एक सिंगल कलर की है, नहीं कशिश, लाइट अगर एक सिंगल कलर की है तो उसे मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं। आपस में बातें ना करें। मोनो का मतलब होता है वन, क्रोमा का मतलब होता है कलर, जैसे कि रेड, ब्लू, ये सब सिंगल कलर की लाइट्स हैं, है ना। बट जिसके अंदर बहुत सारी लाइटें हैं उसे पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, क्रोमैटिक। जैसे व्हाइट लाइट जो होती है एक्चुअली ये पॉलीक्रोमैटिक कलर की होती है। व्हाइट लाइट इज पॉलीक्रोमैटिक बिकॉज व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड रेड सिर्फ रेड कलर से ही बनती है, ब्लू सिर्फ ब्लू कलर से बनती है, तो वो मोनोक्रोमैटिक होती है। क्या आपको बात समझ आया? बात समझ में आई? अब इसका ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट बाजी भी होती है। वो क्या है, आप एक गोल सा ऐसा कुछ बना दो, इसे सात सात हिस्सों में तोड़ दो, इन सब पे वो पूरा रेनबो का एक 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 कलर कर दो। अगर आप इसे बहुत स्पीड में घुमाएंगे ना तो ये आपको व्हाइट कलर का दिखेगा। ये एक्चुअली होता है, मैंने करके भी देखा है, आप भी करके इसे देख सकते हैं। आप इसे बहुत स्पीड में घुमाएंगे कि एक्चुअली आपको व्हाइट दिखता है, बिकॉज एक ऐसी स्पीड आ जाती है जिसपे आपकी आंखों तक सभी कलर ऑलमोस्ट एक साथ पहुंच रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आपको इस पेज पे जो पता होना चाहिए वो ये है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट पॉलीक्रोमैटिक लाइट में क्या फर्क है और व्हाइट लाइट कैसी होती है। ठीक है, अब अगर व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर हैं तो वो हमें क्यों नहीं दिखते? बताओ। क्योंकि वैक्यूम में वो सारे एक साथ चलते हैं। वैक्यूम में जब वो एक साथ चलेंगे तो हमारी आंखों में भी एक साथ पहुंचेंगे। जब हमारी आंख में एक साथ पहुंचेंगे तो हमें वो एक साथ ही दिखेंगे, जिसकी वजह से वो व्हाइट दिखेगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? भले ही उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन उन सबकी स्पीड बराबर है, जिस चक्कर में वो हमारी आंखों में एक ही पॉइंट पे गिरते हैं जाके, और हमें टोटल इफेक्ट व्हाइट का दिखता है। बट
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज कर देता हूं तो वो कलर बिखर जाते हैं। आपने एक प्रिज्म वाला केस सुना होगा। मैं एनसीईआरटी से एक और बात पे खफा हूं कि उन्होंने ऐसा प्रिज्म नहीं बनाया, क्योंकि मुझे खुद सच में स्कूल में लगता था प्रिज्म और ट्रायंगल एक ही बात होती है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में आपको ये दिखाया गया बस यहाँ से लाइट आएगी, ऐसे टूटेगी और आगे चली जाएगी। किसी ने बताया ही नहीं कई महीने कि प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, प्रिज्म 3D है, जैसा आप सब जानते हैं, मैथ्स वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। मान लेते हैं कि इसके ऊपर मैं व्हाइट लाइट फेंकता हूं इस तरीके। ठीक है, अभी ये सब एक साथ जा रहा है, लेकिन क्या अंदर जाने के बाद ये सब टूटेंगे अलग अलग रंगों में? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी रिलेटेड है, याद है आपको फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। क्योंकि सबकी वेलोसिटी अलग अलग है तो सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा चीजों को, बिकॉज एसएससी पूछता नहीं, फिर भी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि कहीं फंसो तो टिक कर पाओ। ठीक है, यानी अलग अलग रंग अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एसोसिएटेड होते हैं और उस वजह से वो अलग अलग स्पीड से चलते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा वॉयलेट से, इसी वजह से रेड की वेलोसिटी भी अलग होगी वॉयलेट से। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? अब इसे सिंपल डायग्राम से, ट्रायंगल वाले डायग्राम से बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये व्हाइट कलर आया, जो रेड है वो सबसे कम मुड़ता है, सबसे कम डेविएशन होता है रेड में। यानी अगर ये रास्ता ना बदलता तो क्या ये इस तरीके सीधा जाता? हम भी थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सारे इस्तेमाल मैथ्स वाले टीचर करेंगे तो बताओ जीके वाले क्या करेंगे? यहाँ से ये इस तरीके आई। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल यानी प्रिज्म ना होता तो क्या ये सीधी चली जाती? क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बट क्योंकि यहाँ पर बीच में मटेरियल है तो ये अपना रास्ता बदलेगी। कैसे? जो रेड है वो हल्का सा इधर मुड़ेगी और जो वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा मुड़ेगी। जो बाकी कलर है वो आपको इसके बीच में ही देखने को मिलेंगे। बाकी कलर क्या होते हैं जी? विब, ग्योर, रेनबो वाले कलर। यानी वॉयलेट के बाद इंडिगो के बाद ये आपको पूरा सीक्वेंस वॉयलेट, इंडिगो, विब, ग्योर, आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं, इस तरीके देखने को मिलता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेड का डेविएशन लीस्ट है या कम है, मिनिमम है, और वॉयलेट का मैक्सिमम है। इसीलिए चेतावनी जो कलर होता है रेड होता है, रेड लाइट इसीलिए होती है क्योंकि वो दूर तक दिख जाती है। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? मैं अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज एसएससी इतना ही पूछता है। क्योंकि निधि वैक्यूम का केस एक अलग है। वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की पूरी, तो वो 3 × 10⁸ है निधि, है ना? तो उस वजह से सबको ही 3 × 10⁸ पे चलना पड़ता है। वो एक स्पेशल केस हो गया, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम फोटॉन्स कैन ट्रेवल। इसी वजह से वहां पर सब एक साथ चलते हैं, क्योंकि बीच में तो रोकने वाला उन्हें नहीं होता। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई दोस्तों, मेरे मित्रों? कोई तकलीफ? अगली बात बता देता हूँ आपको बढ़िया से। देखो, ये जो प्रिज्म वाला केस है, यही केस बनता है आपका रेनबो वाला केस। रेनबो में भी सेम ही कहानी होती है कि रोशनी आती है, एक पानी की बूंद जो कि एकदम तगड़े घर की लग रही है, एक्चुअली इतनी बड़ी बूंद नहीं होती कि इंसान पूरा भीग जाए एक बूंद से, फिर भी मान लेते हैं एक पानी की बूंद है, इस पे आके गिरेगी, यहाँ पर ये टूटेगी। आप इस चीज को बड़े ध्यान से देख पा रहे हैं कि वॉयलेट सबसे ज्यादा मुड़ गई है, रेड सबसे कम मुड़ गई है। ये इस दीवार पे जाके टकराएगी और फिर वापस आ जाएगी आपकी आंखों की तरफ। क्या आपको मेरी बात समझ आई? कभी कभार क्या होता है, ये एक जगह की जगह दो जगह टकराती है। जैसे कि ये नीचे की तरफ आई, यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ पे टकराई, फिर ये आपकी आंखों तक आ गई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिसमें 2 बार हुआ वो सेकेंडरी रेनबो, जिसमें एक बार टकराना हुआ वो प्राइमरी रेनबो। ये कोई नहीं पूछता। जो एसएससी पूछता है वो ये है कि रेनबो में क्या होता है। रेनबो में अगर आप नोटिस करते हैं तो पहली सरफेस पे अगर यहाँ से रोशनी आ रही है तो क्या इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है? उसके बाद यहाँ पर कलर वाला टूट गए, कोई फैंसी बात है। रिफ्रैक्शन के साथ क्या यहाँ पर जो है डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन का मतलब होता है रंगों का बिखरना, टूटना, यानी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स इंडिविजुअल कलर्स। सफेद रंग की जो लाइट है उसका अलग अलग रंगों में टूटना। सनलाइट इज व्हाइट इन कलर, हेलसिंकी। नो, डिस्पर्जन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्कैटरिंग, आराधना। यस मिठुन, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लैक एंड येलो कंट्रास्टिंग कलर हैं, एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं, तो वो हमें हमेशा अलर्ट रखते हैं। उस पे भी चलेंगे प्रद्युमन। यस, सैंक्रोइड जनरली प्राइमरी जो है वो ज्यादा
क्लियर होता है सेकेंडरी के मुकाबले, साफ दिखता है, कंट्रास्ट अच्छा होता है, विविड होता है, जैसे भी आप कहना चाहें। क्या इस पॉइंट पे एक और चीज होगी जिसे मैं TIR बोलूंगा? दिस TIR इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी ये पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया इग्नोर कर दो। तो रेनबो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी के लिए सिर्फ नाम सुन लो, क्या है ये अभी आपको 5 मिनट में पढ़ा दूंगा। लेकिन क्या इसमें रिफ्रैक्शन भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। डिस्पर्जन भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो कल को ऑप्शन की फ्रेमिंग के हिसाब से आंसर देना। कल को वो कहे बोथ A एंड B, ABC, इस तरीके अगर चूज करना पड़े तो उस हिसाब से आंसर देना। लेकिन अगर फंस गए, कैसे? रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इनमें से एक चुनना है। तो सोचो सबसे इंपॉर्टेंट मजबूरी में ये नहीं हो गया, क्योंकि टकरा कर वापिस आएगा तभी तो हमें दिखेगा। तो ये सवाल वैसे थोड़ा गलत सवाल होगा, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको तैयार करके भेज रहा हूँ कि अगर ये दिखे तो बेस्ट आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब देखिए, जो पहले फिजिक्स को पढ़ चुके हैं उन्हें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता होगा, बट बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है क्या है। मैं उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस बात को सुनने से पहले एक छोटी सी बात और सुनिएगा कि जिंदगी में कभी भी आपको रेनबो और सूरज एक साथ नहीं दिख सकते। जिंदगी में कभी भी आपको रेनबो और सूरज एक साथ नहीं दिख सकते। रेनबो दिखने का एक ही तरीका है कि अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर है इस तरीके, आपकी आंखें में बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके मैंने बना दिया। सन हमेशा आपके पीछे की तरफ होगा और रेन ड्रॉप हमेशा आपके सामने की तरफ होगी। रेन ड्रॉप और सन पीछे, जिससे कि यहाँ से रोशनी जाएगी, वो TIR बाजी होगी और आपकी प्यारी सी आंखों में पड़ेगी, दिमाग में फिर पहुंच जाएगी। मैंने सीधा दिमाग में बाईपास से पहुंचा दी। समझ पा रहे हैं आप? यानी एग्जाम के लिए आप ध्यान रखेंगे, मैन या पर्सन इज बिटवीन सन एंड रेनबो। ये भी इनकम्प्लीट है। सन इज एट द बैक। क्या आप मेरी बात समझ पाए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बन चुके हैं, ठीक है। प्रतीश, क्योंकि वैक्यूम में ब्लैक कलर नहीं है। आपने दोनों बातें सही लिखी हैं, बट वैक्यूम मींस नथिंग। ब्लैक होना और कुछ ना होने में फर्क है। क्या आप मेरी बात समझ पाए दोस्तों? यहां तक आगे चलते हैं। अब आपको पढ़ाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब एक लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो मुड़ती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी अगर एक बल्ब मैं यहां बना देता हूं और यहां से बहुत सारी रोशनी निकाल देता हूं इस तरीके, तो आप इतने समझदार हैं कि आप सबको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस बनाता हूँ अलग कलर से, मान लेते हैं नॉर्मल टू द सरफेस है, तो लाइट इन एनी केस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और लाइट कुछ कुछ ऐसे जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ मेरे मित्रों? क्यों ऐसे जाएगी? बिकॉज हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टाइम में, श्रेया, ठीक है। क्या कोई ऐसा एंगल हो सकता है ये वाला जिसमें ये इस एंगल से बड़ा हो जाए? क्या आई किसी भी तरीके आर से ग्रेटर हो सकता है? सॉरी, आई किसी तरीके लेस देन आर हो सकता है? कभी नेवर। इक्वल हो सकता है, आप सीधा भेजो तो दोनों को 0 मान लो, बट अधिकतर केस में आप देखोगे जितना भी दूर चले जाओ कभी भी आई छोटा नहीं होगा, क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। बट अगर मैं इससे कहानी उल्टी कर दूं और ऐसी कहानी बना दूं, देखो ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से लाइट को रेयरर मीडियम में फेंकूं तो क्या ये केस बन सकता है कि यहां से लाइट निकली, ये था एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। मैं अपने डायग्राम से आपको बताता हूं कि यहां से लाइट निकली और इधर की तरफ मुड़ गई, लाइट और ऐसे निकली इधर की तरफ मुड़ गई। क्या एक एंगल हो सकता है ऐसा आए जिसपे एग्जैक्ट 90 डिग्री चली जाए? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये बाहर की तरफ नहीं जाएगी, अंदर वापस आ जाएगी। यानी अब ये इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ये एंगल आई और ये एंगल आर बराबर हो जाएंगे। अभी तक क्या था? यहाँ पर ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, आर वॉज ग्रेटर देन आई।
इस पहले केस में, दूसरे केस में, सब जगह। तीसरे केस में एंगल आई जो है क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। दोनों एंगल तो इक्वल तभी होगी जब दोनों, जी हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं निधि। हम जब रेयर डेंसर बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि ऑप्टिकली दोनों मीडियम सेम नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आराम आराम से सुनो। ये एंगल बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा एंगल आएगा ये वाला, जिसे बोलूंगा क्रिटिकल एंगल, जिस पे एंगल आर 90 डिग्री होगा। अगर मैं एक ऐसा एंगल बना दूं, क्या ये वाला एंगल मान लेते हैं आई है, क्या आई ग्रेटर देन आई सी होगा? हर एक केस में, इससे आगे जाओगे वहां पर भी अगर एंगल आई ग्रेटर देन आई सी है तो ये वापस आएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? बिल्कुल सही, हेलसिंकी कह सकते हैं आप ऐसा। यानी ये तभी काम करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा। सब बताऊंगा दिव्यांश, चिंता मत करो। यानी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा। रिपीट करूंगा तिवारी, चिंता ना करें, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अभी तो मैंने ऑप्टिक फाइबर, मिराज, अभी तो बहुत कुछ बताना है। अभी तो बस मैं शुरू करा है मैंने। ऑब्जेक्ट का मतलब जहां पे रोशनी है। अब आप मेरे कहने से इस डायग्राम को घूरो, इन सभी लाइनों को इग्नोर कर दो। ये जो लाइनें मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूं, प्लीज इग्नोर दीज लाइंस। आप बस अब ऑब्जर्व करो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो दोस्तों, अरे वो हट गई लाइनें, कोई बात नहीं। अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो होगा। क्यों? सोच के देखो ना, आई साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू था। अब अगर साइन आर मैं निकालने बैठता हूं तो वो होगा साइन आई अपॉन म्यू। अगर आई जीरो है तो साइन आई जीरो है, तो साइन आर जीरो है तो आर जीरो है। ऑब्जेक्ट का मतलब लाइट है यहाँ पर। यस निर्मल, मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ बट क्लियर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एंगल आई जीरो तो साइन आई जीरो, साइन आई जीरो तो पूरा डब्बा जीरो, पूरा डब्बा जीरो तो साइन आर जीरो, साइन आर जीरो तो तभी होगा जब आर जीरो होगा। यानी अगर एक लाइट परपेंडिकुलर जाएगी तो सीधी चली जाएगी। सोच के देखो, क्योंकि शॉर्टेस्ट यही है उसके लिए, इससे शॉर्ट तो क्या ही होगा। अगर वो थोड़े से एंगल पे जाती है तो उसका एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से, एंगल आई थोड़ा सा बड़ा, आर भी और बढ़ गया। एंगल आई इतना हो गया कि वो 90 डिग्री पे आर हो गया, और यही डेल्टा, यही जो थीटा सी है, यही है हमारा प्यारा अपना क्रिटिकल एंगल। देखो थोड़ा सा तो मुश्किल सब कुछ होता ही है जीवन में, बट मुश्किल होने में ये थोड़ी कि मुश्किल है तो हम नहीं सीखेंगे, सीखना तो अपने को पड़ेगा ही। अब अगर कोई एक ऐसा थीटा मुझे मिल जाए, अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा सी है, तो वहां पर टी आई आर होगा। इन सब के ना प्रॉपर प्रूफ्स होते हैं, कई सारे प्रूफ्स वेव ऑप्टिक्स से हम करते हैं, वेव फ्रंट वगैरह के कॉन्सेप्ट लगा के। वो एसएससी नहीं पूछता तो नहीं पढ़ाया जाएगा, हम सिर्फ यहाँ पे याद करेंगे डेटा को। वन बेसिक एग्जांपल ऑफ डेंसर एंड रेयरर मीडियम, सपोज अ बल्ब इज केप्ट इनसाइड वाटर, देन if you stand say suppose a bulb is kept at the bottom of a lake, लेक के बॉटम में एक बल्ब रखा है और आपके पास एक नाव है। मान लेते हैं आप इसके ऊपर चल सकते हैं, नाव वाव को भी छोड़िए, आप इस पे चल सकते हैं, आप इसे देख रहे हैं ध्यान से। लॉजिक ये कहता है कि जब आप पानी के अंदर देखेंगे तो आपको बल्ब दिखेगा, जी हाँ। जब आप यहाँ खड़े होकर पानी के अंदर देखेंगे तो आपको बल्ब दिखेगा, जी हाँ। लेकिन जब आप यहाँ खड़े होकर पानी के अंदर बल्ब देखेंगे तो आपको बल्ब नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके पास पहुंचने वाली सीन में वहां पर टीआईआर हो रहा होगा। मेरे घर में एक्वेरियम है, कोई फिश वाला जो होता है, उसमें मैं ये कई बार ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि एक ऐसा तिरछा एंगल आप बना सकते हो जब आपको फिश नहीं दिखेगी, क्योंकि उसमें भी क्या लाइट एक टाइम में इतना खाली टाइम होता था मेरे पास। अब समझ पा रहे हैं, बट स्कूल टाइम में मुझे थोड़ा सा ये पसंद था, ये सब चीजें फिजिक्स वगैरह, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करता था। डिड नॉट अंडरस्टैंड? ओके, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके, आई विल वेट फॉर अ मिनट, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन अगेन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब सबको आवाज साफ आ रही है दोस्तों? कंफर्म करें। कम समझ आया? कोई बात नहीं, हिमांशु और समझाते हैं, बेफिक्र रहिए। ठीक है प्रतीश, एक बार दोबारा रिपीट करें, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एंगल आई जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, क्योंकि 90 के बाद फिर से नॉर्मल से दूसरी तरफ खुलने लगेगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो किसी चीज का क्रिटिकल एंगल जो है वो है 58 डिग्री, मान लेते हैं।
तो जो पॉइंट समझने वाला वो ये है कि 0 से 58 डिग्री के बीच में नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन 58.1 से 90 में TIR होगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। और एक्सप्लेन करते हैं। ये एक सरफेस है और अंदर मेरे पास जो है एक ऐसे कुछ रखा हुआ है। क्या यहाँ से सब तरफ रोशनी निकलेगी? और थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए बस। मान लेते हैं मैंने बल्ब रखा हुआ है यहाँ पर सेंटर में, तो क्या बल्ब से सब तरफ रोशनी जाएगी? अब भाई फोकस करना, ये आखिरी बार समझाऊंगा, एक्चुअली तो इसके बाद भी समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना इसी में समझ लो। क्या बल्ब से हर तरफ रोशनी जाएगी? पानी के अंदर बल्ब है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट दैट इज सोर्स ऑफ लाइट शुड बी इन द डेंसर मीडियम, दिस डेंसर, दिस इज रेयर, बोले तो एयर, बोले तो वाटर। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल जो है वो 57 डिग्री यहां पर आ रहा है, दिस एंगल इज 57 IC, और यहां पर ये वाला IC है। तो इससे पहले की जो भी लाइट है, इससे पहले की जो भी लाइट है वहां पर नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। ये क्रिटिकल एंगल है तो इसमें सीधी जाएगी, उसके बाद सब जगह रिफ्लेक्शन होगा। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं दोस्तों? यानी इसके बाद वाले केस में दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, नॉर्मल रिफ्लेक्शन। इससे पहले वाले केस में सिर्फ रिफ्रैक्शन। दोनों बिल्कुल। क्रिटिकल एंगल जो है, सिंपल तरीके बताता हूं। और क्या मुझे पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू है? अरे सर जी बिल्कुल पता है। थोड़ा सा मैं ट्रिकी बना रहा हूं। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या साइन ऑफ 1 या 2? पहले आप बताओ मुझे, मैं फॉर्मूले से पढ़ा चुका हूं। सोचो सोचो सोचो, यहां से लाइट आई, यहां मुड़ी, तो अगर ये 2 है और ये 1 है तो मुझे 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना। तो क्या 1 1 समझ गए ना, यहाँ 1 वाला आएगा, यहाँ पे 2 वाला आएगा ना, ये मान लेते हैं 2 वाला एंगल है, 1 वाला एंगल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया। अब सोचो, ये मुझे डेंसर पे अगर मैं अंदर से बाहर रोशनी फेंकता हूँ, अंदर से बाहर, तो क्या इससे उल्टा केस बनेगा? एक्चुअली जो आर है वो आई, और आई जो है वो आर बनेगा। ये याद करा दूंगा अगर समझ में कम आएगा तो, क्योंकि बल्ब अंदर है ना, बाहर से रोशनी नहीं आ रही, अंदर से रोशनी जा रही है। सोचो सोचो सोचो। और हमें पता है एंगल आर 90 है तो साइन आर 1 है, तो एक फॉर्मूला भी होता है 1 अपॉन साइन IC इज इक्वल टू म्यू। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, इससे आप हर मटेरियल का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। इससे आप हर मटेरियल का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। क्या आपको मेरी समझ में आई? नहीं नहीं, लैग नहीं है, मैं शांत हूं, आपका वेट कर रहा हूं। क्या लैग आ रहा है आपको? वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, आप ही के साथ बैठ के मैं डायमंड का जो है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ट्राई करें, करेंगे आप लोग भी? डायमंड का क्रिटिकल एंगल करीब 24 के बराबर होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन साइन 24 इज इक्वल टू जो भी, रुको मैंने फोन भी उठा लिया है, 24, इससे नहीं बनेगा, इसे मेहनत करनी पड़ेगी रेडियन वाली की। इन शॉर्ट समझ गए ना, मतलब 2.42 निकल के ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, ठीक है। आप उसे जब रेडियन में डालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इन शॉर्ट, क्रिटिकल एंगल इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हाइयर म्यू मीन्स लोअर IC। ये सिखाने के लिए मैंने सारी मेहनत करी है। यानी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम क्रिटिकल एंगल। इसी वजह से डायमंड बहुत अच्छा चमकता है, क्योंकि डायमंड का क्या किस्सा है ना दोस्तों, डायमंड के अंदर मान लो रोशनी यहां से चली गई, अब वो अंदर तो चली गई, अंदर तो जा सकती है क्योंकि ये डेंसर है, रेयर है। जब वो यहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगी ना, वो नहीं आ पाएगी बेचारी, क्योंकि ये एंगल ऐसा सेट होगा कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो टकरा के वापस एक ही वो सरफेस ऐसी छोड़ेंगे, सिंगल सरफेस मान लेते, जनरली यही होगी ऊपर वाली, जहां से वो रोशनी बाहर आ सके। अब जब वहां से ही रोशनी बाहर आ सकती तो क्या अचानक चमकती हुई बाहर नहीं आएगी?
रोशनी 100 जगह से अंदर जा रही है, लेकिन 10 ही जगह से बाहर आ सकती है, तो 10 की 10 जगह से रोशनी ज़्यादा आएगी ना बाहर। इसी वजह से आपको जो है वो डायमंड जो है चमकता हुआ दिखता है। डायमंड की यही तो पहचान है कि वो चमकता है। दूर से कैसे पता होता है डायमंड की कुछ रिंग पहनी है? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एंगल पे आपने नोटिस करा होगा, उस पर्टिकुलर एंगल पे चमकता है। आजकल नकली भी बहुत कुछ बन गया है। आजकल गोल्ड का कोई तोड़ नहीं है, डायमंड का कोई तोड़ नहीं है। 100-200 रुपए में आपको ऐसे जो है नग मिल जाएँगे जो डायमंड से बेहतरीन चमकते होंगे, वो एक अलग बात है। जो एक्चुअल डायमंड है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हिमांशु, बनेगा ही बनेगा रास्ता। हाइपोथेटिकल सवाल का हाइपोथेटिकल आंसर दे रहा हूँ, अदरवाइज वो हीट होने लगेगा थोड़ा-थोड़ा। बट अगेन हिमांशु, ये हाइपोथेटिकल बात है। ये वो कौन था वो जिसके हाथ, अरे वो दस्ताने में जो नग लगे होते हैं 4-5, मैं वो सब नहीं देखता, एवेंजर वगैरह। तो आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। थेनोस। हाँ, मतलब वो वाला किस्सा नहीं बनेगा कि वहाँ कुछ हुआ और दुनिया तबाह हो गई, वैसा कुछ नहीं होने वाला। इन जनरल कोई ना कोई सरफेस ज़रूर ऐसी होगी जहाँ से रोशनी बाहर आ जाएगी। खैर आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई? अगला किस्सा है ऑप्टिकल फाइबर का। मान लेते हैं जी एक ऐसी पाइप जैसा कुछ है, इसके अंदर रोशनी गई। यहाँ से वो बाहर आना चाह रही थी, मान लेते हैं एंगल है 70, लेकिन ये मटेरियल ही ऐसा है जिसका क्रिटिकल एंगल 40 है, तो क्या बाहर आ पाएगी? नहीं। फिर टकरा के अंदर। यहाँ पर भी नहीं। तो इससे क्या होगा, ये कई किलोमीटर तक आगे जा सकती है, और इसके नाम में टोटल इसलिए लगा है क्योंकि 100% ऑफ द लाइट अंदर ही रुक जाती है। देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसा आपने यहाँ मैंने आपको कहा था लाइनें इग्नोर कर दो, कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है, और सच में होता है ऐसा। मैंने खुद ऑब्जर्व भी करा, आप भी शीशे से ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो। 5-7% लाइट वापस आती है, वो 1% से 20% के बीच कुछ भी हो सकती है। यानी अगर मैं अंदर से 100 लाइनें भेज रहा हूँ तो बाहर 97 ही पहुंच रही है। क्या टोटल गया बाहर? नहीं, थोड़ा सा वेस्ट हो गया। इसीलिए आप कभी जाएंगे बाल वाल कटवाने, आजकल तो वैसी दुकानें कम होती हैं। पहले ये आजकल जो शादी नाई वाले भैया की दुकान होती है, सैलून्स जिसे आप कहते हैं, वहां पर एक बड़ा शीशा आगे, एक बड़ा शीशा पीछे लगा होता है। पता नहीं आप लोग गए हैं नहीं गए। तो उसमें क्या होता है, आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, बट जितना बाद वाला रिफ्लेक्शन है ना उतना ब्लर्ड होता है। कभी नोटिस करके देखना अगली बार जाओ तो। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है आपको हर टकराने के बाद वो ब्लर होती जा रही है। मैं तो अभी होके आया हूँ। मैं उधर नहीं गया था, मैं दूसरी जगह गया था, बट हाँ मैं वहां पर भी बहुत गया हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? आजकल वो पीछे शीशा नहीं रखते, पीछे 2-4 हज़ार रुपए का सामान रख देते, फिर वो कहते हैं अरे भैया ये कर दें वो कर दें, कुछ मत करो भैया, हम पे है तुम्हारे लिए 50 रुपए, जो जो हो सके सब कर दो इसमें। खैर यहाँ तक आप बात समझ पाए? नहीं, 50 का जमाना जा चुका है, आई अंडरस्टैंड। वो बस कहने के लिए है। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? वेस्ट नहीं हो रही है ये लाइट, इट इज सिंपली रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस सरफेस। क्योंकि ये सरफेस भी स्मूथ है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहाँ से भी हो जाएगा। चलो दोस्तों, क्या आप यहाँ तक की मेरी सारी बातें समझ पाए? इसी तरीके ये जो मिराज वाला केस है, ये आपने सड़क पे कभी देखा होगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया से है और आप मई जून के महीने में गाड़ी या बाइक को चलाते हैं एक लंबे रास्ते पे, तो वहां पर आपने देखा होगा आपको दूर सिल्वर सा कुछ दिखता है। पानी जैसा उसे लोग कह देते हैं, एक्चुअली वो सिल्वरिश होता है। जनरली अगर एक गाड़ी जा रही है तो उस गाड़ी का रिफ्लेक्शन ही आपको वहां दिखता है। आप अगली बार नोटिस करना, आपको पानी जैसा सिल्वर नहीं दिखेगा, एक्चुअली जो कार जा रही होगी उसका रिफ्लेक्शन ही वो जनरली दिखता है। क्यों? क्योंकि जब आप मान लेते हैं पेड़ है मेरे पास ऐसा, पता नहीं कौन सी दुनिया है जहां पर इतनी गर्मी भी है और वहां नारियल का पेड़ भी है, बट चलो मान लेते हैं कोई मंगलूर टाइप की जगह है जहां पर ऐसा है। ठीक है, तो क्या होगा, वहां से जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपको पता है जमीन के पास वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होता है, जमीन वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होता है ऊपर से। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या आप कूल से हॉट की तरफ आ रहे हैं? कूल से हॉट की तरफ आ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, ये डेंसर है और ये रेयरर है। जब आप यहाँ से नीचे आएंगे तो क्या आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे एंड अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे। एक तो एंगल ऐसा बेचारा आएगा ना जहाँ पे आपको TIR करना पड़ेगा, और उसके बाद वही प्रोसेस अपना चल पड़ेगा। उसी को यहाँ पर इस तरीके से समझाया गया है। जब आप अपनी प्यारी आंखों से देखते हैं तो आपको लगता है जमीन के अंदर नारियल है। मजा आ गया। ये है मिराज, मृग तृष्णा, यानी धोखा। मिराज और ये ऑप्टिक फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर, ये दोनों की दोनों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती हैं। जी हाँ, हेलसिंकी डियर को नहीं, इंसान को। दोस्तों, आप मेरी बातें समझ पाए या नहीं समझ पाए? अनजान, TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि
उस पॉइंट पे टकराकर वापस गई है, और इसमें हुआ है दोनों, रिफ्रैक्शन भी हुआ है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ। बट पेपर में हमेशा इसी को चूज करना, क्योंकि अगर एसएससी ये टॉपिक पूछ रहा है तो यही सुनना चाह रहा है। अरे डीआर वाला केस अलग है बिल्कुल, दोनों को आप लोग मिक्स कर रहे हैं। मृग तृष्णा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कहानी है, पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी, कि डियर को कहीं से खुशबू आ रही होती है और उसे पता ही नहीं लगता वो जंगल में कहाँ से खुशबू आ रही होती है, और वो उसके अंदर से ही खुशबू आ रही होती है। इस तरीके की चीजें हैं वो। अब कवि वाली बातें नहीं करते, फिजिक्स की बात थोड़ी सी करते हैं। इसी वजह से वो ढूंढता रहता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, और एंड में थक कर सो जाता है। ऐसा सोने वाली बात सही नहीं है, बट एंड में वो थक जाता है। हाँ निधि, अगर ऐसा सवाल बनता है तो बोथ को चूज करेंगे आप। टीआईआर का सोर्स, नो नो नो, टीआईआर के लिए हिमांशु सोर्स शुड बी ऑलवेज इन द डेंसर मीडियम। अब आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर तो टीआईआर देखो बाहर से लाइट आई है, तो क्या इस सरफेस पे टीआईआर हुआ? नो, इस सरफेस पे टीआईआर हुआ, और इसके लिए जो सोर्स है डेंसर मीडियम वाला सोर्स है, एज कंपेयर टू दिस प्लेस। टीआईआर के लिए हमेशा जो है डेंसर मीडियम में होगा। रेनबो वाला केस टीआईआर हुआ यहाँ पर, इस पॉइंट पे आप मुझसे बात करिए, क्या जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर में है एज कंपेयर टू आउटसाइड? फॉर ईच एंड एवरी केस इन दिस यूनिवर्स, टीआईआर का जो भी केस बनेगा उसमें हमेशा इंसिडेंट रे विल बी इन डेंसर मीडियम। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिक फिजिक्स है। बिकॉज अगर आपको एंगल आर 90 करना है और आई आपको लेस देन 90 करना है, दैट मीन्स आर इज ग्रेटर देन आई, दैट मीन्स आई इज इन रेयर, आई इज इन डेंसर मीडियम। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं जी। अब थोड़ा सा आपको बिजली के झटके देते हैं। ये टॉपिक तो मैंने आपका पूरा करा दिया है दोस्तों। अब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसके लिए मैं आपसे आज मुलाकात कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बहुत थोड़ा सा इससे पूछा जाता है और हमेशा वही पूछा जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है, बट हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी से गिनी चुनी बातें पूछी जाती है। अभी आपकी स्क्रीन आपको ब्लैक दिख रही होगी, आप इसे डार्क ग्रे भी कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों एक दूसरे के चचा ताऊ के बेटे हैं। यानी जब आप एक को याद करेंगे तो दूसरा, और दूसरे को याद करने पे आपको पहला याद आएगा ही आएगा। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, बिकॉज जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी पूरे पूरे चांस से वहां पे मैग्नेटिज्म होगा, और जहां पर मैग्नेटिज्म होगा और कोई मूवमेंट हो रहा है तो पूरे पूरे चांस से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इफ नॉट इलेक्ट्रिसिटी, एटलीस्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप जनरेट कर सकते हैं। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस टॉपिक से वाकिफ नहीं है, तो आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। दूसरे वो होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो वो कह रहे होंगे अरे वाह सर, तो एक ही लाइन में काफी सारी भारी भरकम बातें बोल रहे हैं। तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए काफी कुछ है इस टॉपिक में, बिकॉज जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें कुछ बढ़िया नया सीखने को मिलेगा, और जो पहले नहीं पढ़ चुके उन्हें भी पूरा सीखने को मिलेगा। आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है। कल एक और क्लास आपको ऐड, कल की एक क्लास आपको ऑलरेडी वहां शो हो रही होगी, मैंने ऐड करा दी है। कल ये कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकली अगर कल भी पूरा नहीं होता तो परसों हो जाएगा, परसों तो तरसों हो जाएगा। कोर्स जब पूरा होगा तभी कोर्स खत्म होगा, हवा में कोर्स खत्म नहीं होगा, डोंट वरी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। अब इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें हमें समझनी है। पहले 10 मिनट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 10 मिनट में बनेगा बेस, और पहले आधे घंटे से यानी पहले 20-30% ऑफ द पोर्शन में से सारे सवाल बन जाएंगे, इफ नॉट सारे 90%। क्योंकि बाकी जो डेटा है वो समझने के लिए है, बट मेन मेन जो क्रक्स है वो शुरू में ही कवर करा दूंगा। देखो कहानी क्या है। अगर मैं आपसे इस टॉपिक की बात करता हूँ, दो चीजें आपने सुनी होगी। एक तो पड़े हुए चार्ज की कुछ कहानी होती है कि प्लस चार्ज पड़ा है तो दूसरे प्लस के चार्ज पे फोर्स लगाएगा। एक होता है मूविंग चार्ज। दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, तारों के अंदर से करंट जा रहा है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक में वो चीजें रुकी हुई होती हैं। यानी जब कोई चीज रुकी है तो उसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है, और प्लस चार्ज माइनस चार्ज, डायपोल मोनोपोल, ये सब हम पढ़ेंगे। और जो मूविंग चार्जेस है उसमें हम V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। आपको मैं आधा मिनट दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि आप होशो हवास में तो है ना, मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा, ऑल गुड है, तबीयत आपकी ठीक है? वॉइस लैग आ रहा है बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये टेक्निकल चीज है। अदर देन दैट चलिए, देखिए किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका बेस बनाना, क्योंकि अगर बेस ही नहीं बना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले 10 मिनट के आसपास हम क्या करेंगे, आराम आराम से चीजों को समझेंगे। उसके लिए मैं अपनी प्यारी एनसीईआरटी से आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आया हूं, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि हो क्या रहा है इस दुनिया में। देखो कैसे, चार्ज है क्या। अब हम आज तो कह देते हैं कि अरे चार्जर देना, अरे पावर बैंक,
अरे ये लैपटॉप, ये वो दुनिया भर की बात है, बट पहले थोड़ी ऐसा कुछ होता था। पहले तो धीरे धीरे पता लगा कि चीजों में चार्ज होता है। यानी ओरिजिनली माना जाता है कि कोई पर्सनालिटी थी जिसने क्या करा, दो चीजों को आपस में रगड़ा और उसने कहा अरे कुछ तो इनके बीच में हो रहा है। तो ऑब्जर्व करा तो पता लगा कि कुछ चार्ज है जो इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। अब देखिए क्या कमाल की बात है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? पेपर का सवाल पहली स्लाइड से ही। ये क्या है जी? अंबर मतलब, अंबर मतलब क्लाउड, अच्छा सही है। अंबरसर है, अंबरसरिया है, बादल है, अच्छा। ये ग्रीस भारत में है क्या? मुरादाबाद के पास है या रामपुर के पास है, बिलासपुर के पास है, कहाँ पर है ग्रीस? तो अंबर मतलब वो हिंदी से रख देंगे क्या? ग्रीक वर्ड है। बताओ एनीवन? ये एम्बर करके कलर भी होता है। फायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी ग्रीक है। प्लास्टिक टाइप पता नहीं, देखो है ना कितनी अजीबोगरीब बातें। एम्बर नाम का एक मटेरियल है, एम्बर एक कलर भी होता है, ऑरेंजिश येलो सा हल्का कलर होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है। ये ऑरेंज, ये तो प्योर ऑरेंज हो गया, कुछ कुछ मान लीजिए हल्का सा इसमें येलो आप ऐड करेंगे हल्का, तो वो एम्बर कलर बन जाता है। एक मटेरियल भी होता है जैसा कि श्रेया ने लिखा है, प्रीशियस स्टोन। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा स्टोन है जिसका नाम अभी के लिए मैंने अंबर कह दिया है, मटेरियल को मैंने अंबर कह दिया, एम्बर है वैसे अपन अंबर कह देते हैं। आप रीड करिए, एम्बर रब्ड विद वूल और सिल्क अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स। आप समझ पाए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी अगर मेरे पास कोई प्रीशियस स्टोन है, मान लेते हैं जी ये रहा, ठीक है, मेरे पास एक प्रीशियस स्टोन है, मैं इसे वूल से रगड़ता हूँ, मान लेते हैं वूल ये है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे ऐसे रब करा, तो अब क्या होगा कि ये बहुत छोटे छोटे कागज को अट्रैक्ट करेगा अपने पास। तो क्या इससे हमें पता लगता है कि जब इनके बीच में रबिंग हुई है तो कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। समझ पा रहे हैं? यानी ये रब हुए तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट हुआ है, किस चीज का हमें नहीं पता क्या है। तो फाइनली कहा कि कुछ मूव करा है, क्या मूव करा है? एम्बर। उसी को इन्होंने कह दिया ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन। अब अधिकतर लोगों को लगता है इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज। बिल्कुल करते हैं प्रद्युमन, वो एग्जैक्टली यही चीज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का शाब्दिक अर्थ एम्बर है, ये आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और बहुत बच्चों ने इसे गलत करा था और बाद में चैलेंजबाजी भी करी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अरे ये गलत कर दिया हमने। तो पहली ही स्लाइड से आप एक सवाल को अपना बनाने योग्य हो गए हैं। आगे चलते हैं जी। ये वो कहानी है दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपने क्या करा, आपने ग्लास रॉड को, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ चार्जेस एक दूसरे के पास आ रहे थे, कुछ चार्जेस एक दूसरे से दूर जा रहे थे, और इनके बीच में कई सारे कॉम्बिनेशन बन गए थे। यानी एक ऐसा चार्ज है, ये एक ऐसे ही चार्ज के दूर जा रहा था, लेकिन ये इस चार्ज के पास आने की कोशिश कर रहा था, और ये इस चार्ज से दूर जा रहा था, लेकिन ये इस चार्ज के पास आ रहा था, ये भी इसके पास आ रहा था, ये भी इसके पास आ रहा था। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं प्लस माइनस बता रहा हूँ बस, बट ओरिजिनली प्लस माइनस जैसा कुछ था ही नहीं। तो बस ऐसे पता लगता है कि कुछ चार्जेस एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कुछ चार्जेस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इन्होंने रैंडमली इसे एक को प्लस और एक को माइनस कह दिया, क्योंकि दो ही तरीके की चीजें हैं, या तो कोई प्लस या माइनस हो सकती है। पूरी नंबर लाइन पे आपको जीरो को छोड़ के जो दिखता है, या तो वो प्लस है या वो माइनस है। तो इन्होंने कहा भाई इसका नाम भी ऐसे ही रख देते हैं, थोड़ा 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 पल्ले पड़ रहा है आपको। अब इसी को प्लस इसी को माइनस क्यों कहा, थोड़ा सा इस पे भी हम गौर फरमाएंगे। देखो, we know that when we add a positive number to a negative number, the sum is zero. This might have been the philosophy in naming the charges positive and negative, because जब आप एक प्लस चार्ज को एक माइनस चार्ज से मिलाते हैं तो नेट इज जीरो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक प्लस चार्ज को एक माइनस चार्ज में आप मिलाएंगे, नेट इज जीरो। क्लासिक एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, नेट चार्ज बोलो एटम का जीरो। तो हो सकता है इन्होंने इसी हिसाब से एक को प्लस एक को माइनस कह दिया। कोई सा भी एटम आप देख लो, टोटल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, नेट चार्ज जीरो। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, जो ग्लास रॉड है उसके चार्ज को इन्होंने पॉजिटिव कहा, और जो प्लास्टिक रॉड या फिर सिल्क वाली रॉड है उसे इन्होंने निगेटिव कहा। ऐसा क्यों कहा, ये राज इन्हीं के साथ चला गया, हमें नहीं पता। ग्लास या फिर जो कैट का फर था जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, उन्हें पॉजिटिव कहा, लेकिन जो प्लास्टिक है और जो सिल्क है इन्हें इन्होंने निगेटिव कहा। क्या थोड़ा थोड़ा आपको बात पल्ले पड़ रही है? क्यों ऐसा करा? क्योंकि ग्लास प्लास्टिक को अट्रैक्ट कर रहा था, कैट सिल्क, कैट का फर सिल्क को अट्रैक्ट कर रहा था, बट ग्लास और कैट आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे, प्लास्टिक सिल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे।
अब तक आप ये समझ गए हो कि कंटेंट वो कंटेंट नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से। आपको लग रहा होगा सर अभी जो है कूलम्स लॉ पढ़ाना शुरू कर देंगे, बट एक्चुअली यहाँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, इस वजह से ही आपको ये सब बताया जा रहा है। अगला टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। डेफिनेशन भर भर के पूछी जाती है। कंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्ट कर सके या जिसके अंदर से वो चीज जा सके। इंसुलेटर वो होता है जिसके अंदर से वो चीज नहीं जा सकती। दोनों के बीच में होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो है इनकी रेजिस्टेंस दोनों के बीच की होती है। रेजिस्टेंस शब्द का मतलब होता है रुकावट प्रोड्यूस करना। ये तो इंग्लिश में भी आपने सुना होगा। रेजिस्ट करना मतलब जो हो रहा है उसे ना करने की कोशिश करवाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है आपको। जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, जो वुड है या फिर प्लास्टिक है, ये सब चीजें जो है ये इंसुलेटर होती है। और एक थर्ड कैटेगरी है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वाली बात मैं आपको केमिस्ट्री के कोर्स में पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन से मेटलॉइड हैं, क्या कैसे चलता है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब सेमीकंडक्टर कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या आपको ये पेज समझ आया? आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है, थोड़ा सही से समझने की कोशिश करेंगे। इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे एक चीज बनी है कैपेसिटर। देखो क्या है ये। मेरे पास दो चीजें हैं जैसी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके पास नेट चार्ज 0 है, इसके पास भी नेट चार्ज 0 है। कुछ समय के बाद क्या हुआ, इसके पास एक पॉजिटिव रॉड आ गई है। ये एक पॉजिटिव रॉड इसके पास आ गई। अब सोचो पॉजिटिव रॉड से अट्रैक्ट हो जाएंगे निगेटिव चार्ज। अब अगर निगेटिव इधर आ गए तो क्या मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव इधर आ गए होंगे? क्योंकि टोटल तो उसके अंदर अगर 4 निगेटिव है तो 4 पॉजिटिव होंगे। अब अगर पॉजिटिव इधर आ गए तो निगेटिव इधर आ जाएंगे, तो पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि ये बीच वाला मसला क्रिएट ही ना हो कि सारे निगेटिव इधर आ जाए और सारे पॉजिटिव इधर चले जाएं। वी कैन टेक इट एज अ सिंगल बॉल। थोड़ा सोचो। यानी कोई सा भी केस बन सकता है, हो सकता है कि आपस में टच कर रहे हो। अगर मैं इन्हें दूर कर दूंगा तो सोचो क्या इसमें सिर्फ निगेटिव और इसमें सिर्फ पॉजिटिव रहेगा? शुरुआत में ये दोनों जुड़ी हैं, आप ध्यान से देखो, बाद में ये दोनों अलग हो गई हैं। यानी पहले जब ये जुड़ी हुई थी तो सारा निगेटिव इधर भर गया इस वाले गोले में, सारा पॉजिटिव इधर भर गया। तो सोच के देखो जरा। अब अगर हमने इसके बीच में जरा सी दूरी ला दी तो सारा निगेटिव इसमें और सारा पॉजिटिव इसमें रह जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड नहीं है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। मैं आपको अपने तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपको पेज नहीं समझ आई इसे इग्नोर कर दीजिए, यहाँ से सवाल आने के चांस ना के बराबर है। चलिए आगे, कुछ और कॉन्सेप्ट समझे। देखो इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चार्ज के बारे में क्या क्या ऐसा है जो बढ़िया है आपको पता होना चाहिए। पहला, चार्ज नॉर्मली ऐड हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 3 प्रोटॉन का चार्ज, मतलब 1 प्रोटॉन का चार्ज। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिकॉज हमें पता है प्रोटॉन के पास अगर एक 1 प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के पास -1 है, तो -2 + 3 इज इक्वल टू +1 है। यानी चार्ज नॉर्मली ऐड हो सकता है। दूसरे नंबर पे चार्ज कंजर्व्ड है, यानी चार्ज खत्म नहीं हो सकता। चार्ज खत्म नहीं हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं, बट वो खत्म नहीं हो सकते। यानी जैसे मास का कंजर्वेशन होता है, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, ऐसे चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? तीसरे नंबर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहे हैं चार्ज कैन बी क्वांटिफाइड। चार्ज को ना आप नाप सकते हो। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होता है चार्ज। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं होगा बाजार में, क्योंकि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, तो चार्ज इसी पैकेट के हिसाब से बाजार में बिकेगा। अरे भाई, आधा केला बिकता है कभी दुकान पे? आधे अंगूर बिकते हैं? आधा संतरा बिकता है? नहीं बिकता। हो सकता है 2-4 साल बाद बिकने लगे, इतने महंगे हो जाए सब सामान, अभी तक तो नहीं बिकता। सेब ऐसा है, एक पांक ले लो 5 रुपए की, नहीं, मिनिमम एक सेब खरीदना ही पड़ता है। यानी यहाँ पर भी जो चार्ज किसी भी बॉडी में कितना भी होगा, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं जी। अब एक प्यारी सी बात, कूलम भाई एक बढ़िया बात मुझे बता गए थे, मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे थे कि अगर एक चार्ज यहाँ पड़ा है जिसमें Q1 चार्ज है, जो एक दूसरा चार्ज यहाँ पड़ा है जो कि Q2 चार्ज है, हमें इनके साइन के बारे में अता पता नहीं है। ठीक है, इनके बीच में जो दूरी है मान लेते हैं वो D या फिर R की है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगती है जो बराबर होती है K Q1 Q2
डिवाइड बाय डी के स्क्वायर के Q1 Q2 डिवाइड बाय डी का स्क्वायर, जिसमें Q1 Q2 चार्जेस हैं, D इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब दोस्तों जो K है ये कांस्टेंट है, जैसे कि हमने देखा था F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, ये कुछ कुछ इसी का रिश्तेदार है। यानी ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ था, ऐसे कूलम्स लॉ भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। जैसे वहां पर जो बड़ा जी था ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे ही यहाँ पर जो बेचारा के है, ये जो के को आप देख रहे हो, इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इससे हमें एक चीज पता लगती है दोस्तों, थोड़ा सा समझना। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर है। अगर दो चार्ज एक एक कूलम के मेरे पास रखे हैं, इनके बीच में दूरी 1 मीटर है, तो क्या फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूटन। सोच के देखो, यानी अगर मैं इसे वजन से कंपेयर करूं, मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास m है, तो पृथ्वी पे कितना फोर्स लगाती है mg। तो अगर मैं एक जीरो हटा भी दूं तो 3 3 6 और 2 8, यानी सोचो इतने किलो का कोई जानवर होगा, वो जो पृथ्वी पे फोर्स लगाएगा वो इस फोर्स के बराबर है जो इनके बीच में लग रही है। दैट मीन्स वन कूलम इज अ वेरी बिग क्वांटिटी ऑफ चार्ज। एक कूलम जो चार्ज हम इमेजिन करते हैं, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा चार्ज होता है। तो जनरली हम डील करते हैं माइक्रो कूलम्स में, नैनो कूलम्स में, या फिर समझ रहे हैं मिली कूलम्स, बहुत बड़े स्केल पे भी आप काम करेंगे। कूलम्स में हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, एक्चुअली कूलम्स में चार्ज हमारे आसपास हमें देखने को नहीं मिलता है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए दोस्तों? यानी वन कूलम इज एक्चुअली अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको माइक्रो कूलम या मिली कूलम ही देखने को मिलते हैं। ये माइक्रो है और ये मिली है। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ आ रही है? नहीं समझ आया, रिपीट करते हैं, ठीक है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ दो चार्ज हैं एक एक कूलम के, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो क्या इनके बीच की फोर्स k की वैल्यू Q1 इंटू Q2 अपॉन R के स्क्वायर की वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूटन के बराबर हो गया। सोचिए तो बहुत बड़ी फोर्स हो गई ना। यानी इनके बीच में लगने वाली फोर्स एक्चुअली ह्यूज है, बहुत ज्यादा है। यानी प्रैक्टिकली जब हम चीजों को देखते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं कि 10 की पावर माइनस 6 कूलम है, ये 10 की पावर माइनस 2 कूलम है, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ये आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 6 प्लस 2 बटे 1 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 90 न्यूटन के आसपास फोर्स आ गई। यानी एक्चुअली नॉर्मल फोर्सेस जो हम आसपास लगाते हैं, जो मैं माउस पे लगा रहा हूँ या मैं पेन पे लगा रहा हूँ या मैं जो जमीन पे लगा रहा हूँ, वो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इमेजिन करनी है तो आपको बहुत छोटे वैल्यू ऑफ चार्ज को इमेजिन करना पड़ेगा, ना कि कूलम में चीजों को। एक कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है। कूलम में क्या आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैल्यू ऑफ चार्ज बोथ, बिकॉज यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो हमने पढ़ा है ना। एक्चुअली जो कूलम है, मैं आपके सवाल का आपके तरीके सटीक आंसर देता हूँ। कूलम में आप नापते हैं चार्ज, जैसे कि आप मीटर में नापते हैं लेंथ, और किलोग्राम में नापते हैं आप मास। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज आपने यहाँ देखी होगी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये कौन है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डंडे से क्या बने हुए। ये कहते हैं कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसकी क्या नीड है? Q इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ, बिल्कुल सही साइन फ्रॉइड। ये कहना चाहते हैं कि अगर एक Q1 और Q2 जो है, इसमें कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव भी तो हो सकता है। तो कोई भी पॉजिटिव कोई भी निगेटिव, वो आंसर हमेशा यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। एक बार डिस्कस करते हैं हर्ष। हमें पता है Q इज इक्वल टू एन, एन मतलब Q बाई ई। आपने बोला चार्ज एक कूलम ले लो, नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये कूलम से कूलम कट गया। यानी ऊपर लिखा है 100 इंटू 10 की पावर 17 और नीचे लिखा है 1.6। यानी जब मैं इसे भाग करूंगा तो बताओ करीब 60 के आसपास आ जाएगा। मैं रफ आइडिया ले रहा हूँ, मैं कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। 50/8 25/4 12.5 सही बोला इसका मतलब मैंने। यानी 60 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एक कूलम चार्ज बनेगा हर्ष, ठीक है। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो तो ये है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर।
क्या आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज निगेटिव है, दोनों ही केस में फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बट अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव है तो फोर्स की वैल्यू निगेटिव आएगी। सोचो। नहीं, मॉड नहीं है रात में, मॉड को भूल जाओ अभी। एक्चुअली जो यहां पर आपको फोर्स पढ़ाया जा रहा है ना, ये एफ, ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, लेकिन एक्चुअली प्लस माइनस का भी कॉन्सेप्ट है। प्लस ये दर्शाता है कि फोर्सेस रिपल्सिव हैं, निगेटिव दर्शाता है कि फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप अपने दिमाग से सोचो, बिकॉज पेपर के दिन सेंटर में बैठ के ये स्क्रीन याद नहीं रहेगी, उस दिन आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा इस चीज को। तो सीखना पड़ेगा कि अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ये आपस में अट्रैक्ट हो रही है। दोनों पॉजिटिव हो तो भी, दोनों निगेटिव हो तो भी एक दूसरे के रिपेल करेंगे, और फोर्स भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्शन। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये सब याद नहीं करा हुआ। आप मानो ना मानो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ये सब याद नहीं करा हुआ। ये हाथों हाथ में स्क्रीन पर लिख रहा हूँ और ये चीजें बनती जा रही है। वो बात हाँ अलग है कि मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट सीक्वेंस पता है जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, बस मैं उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, चलें आगे। चलो दोस्तों, अब आ जाते हैं इधर जरा। वो जो के की बात हमने करी थी ना, ये इतना मासूम भी नहीं है कि आसानी से आपका पीछा छोड़ दे। ये जो के है, जिसे हमने कहा था 9 × 10⁻⁹, इसकी यूनिट आप मुझे बता सकते हैं क्या? इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम -2 होगी। विश्वास ही नहीं कर रहे आप लोग। देखो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r का स्क्वायर। जिसकी यूनिट निकालनी है उसे अकेला कर दो। हाँ, ये मैंने माइनस बना दिया गलती से, इसे मैं सही कर देता हूँ। एक्चुअली यूनिट पे मेरा पूरा फोकस है। सही करा आपने, करेक्ट कराया। F इंटू आर का स्क्वायर बाई Q1 Q2। बस अब इसकी यूनिट लिख दो ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या अगली बार आप इस के की यूनिट निकाल लेंगे? ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा जो के है ना, वो एक्चुअली होता है 1/ε0। इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब जीरो, वैसे इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन शॉर्ट, देसी भाषा में जो हमारा स्पेस है वो कितना अलाउ कर रहा है चार्जेस को आपस में रिश्तेदारी रखना। ठीक है, जैसे हमारी फैमिली हमें बताती है ना कि अरे भाई उस कजन से ज्यादा बात नहीं करनी, उस कजन से ज्यादा बात कर सकते हो। ऐसे ऐसे ही स्पेस में जो चार्जेस के बीच का रिश्ता है वो पता लग रहा है हमें इस वैल्यू से। थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है आपको। अब इसी को ध्यान से देखो, जितना मैं इसे बढ़ाता रहूंगा फोर्स कम होता रहेगा। मैं नहीं कह रहा, फॉर्मूला कह रहा है जितना मैं इसे बढ़ाता रहूंगा उतना फोर्स कम होता रहेगा। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? अब ये मशक्कत वाला काम है कि आपको इसे याद करना पड़ेगा। 8.854 10⁻12 यूनिट याद मैं कराऊंगा आपको। मैं कब काम आऊंगा आपके? मुझे पता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, वो के है। ये किसकी यूनिट निकालनी है? इसकी। क्या इसे अकेला कर दें? F नीचे आ जाएगा Q1 Q2/r का स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने कुछ नहीं करा, मुझे एप्सिलॉन नॉट अकेला चाहिए, मैंने सामने फेंक दिया, बाकी सब इधर फेंक दिए। अब बस Q1 Q2 यानी कूलम स्क्वायर अपॉन में इसकी कोई यूनिट नहीं होती, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैं आपको फिर से सच बता रहा हूँ, मैंने इसे याद नहीं करा हुआ, मेरे को इसकी कोई नीड नहीं है। क्योंकि जिंदगी में कभी भी कोई मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगा ना सॉल्व करके। मैंने सच में इसे याद नहीं करा हुआ। ऊपर तो +2 होगी, आप समझे नहीं। के और एप्सिलॉन नॉट अलग अलग हैं, दोनों की यूनिट पलटी हुई आएंगी। मैं नहीं कह रहा, अपना दिमाग लगाओ आप। बॉक्स में, हाँ बॉक्स में ये के है। के कहीं गलती करी है क्या मैंने? मैं देख लेता हूँ। के जो है अकेला छोड़ते, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, नहीं नहीं, अच्छे से ऑब्जर्व करो दिव्यांश, फिर भी गलती होगी तो मैं करेक्ट करूंगा, चिंता मत करो। सी में -2 है, ठीक है। मेरे हिसाब से सब ठीक लग रहा है मुझे, फिर भी जहां गलती हो आप मुझे बताओ, मैं डिस्कस करूंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं देख वेख के लिख रहा हूँ, ये तो फ्लो फ्लो में है, पढ़ाता चल रहा हूँ। बॉक्स में C⁻+2, बॉक्स में C⁻+2 नहीं हो सकती ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। अपॉन में यहाँ -2 हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अब ठीक है। सही करा भाई, अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आया। यूनिट्स निकाल लेंगे, दुनिया में किसी भी चीज की यूनिट निकालनी है, फॉर्मूला लिख के उसे अकेला कर दो, बाकी सबको सामने फेंक दो, यूनिट लिख दो, बात खत्म।
आगे चलते हैं। डाउट सेक्शन 2 मिनट के लिए खोला जा रहा है, बस जल्दी जल्दी भेजें क्योंकि ज्यादा डाउट्स नहीं लूंगा, टॉपिक थोड़ा लंबा है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने सुना होगा हर इंसान के आसपास एक ऑरा होता है, एम्बियंस होता है, उसके आसपास रह के आपको उससे एनर्जी मिलती है, वो पॉजिटिव निगेटिव कैसी भी हो सकती है। मैं पर्सनली भी इस बात को मानता हूँ कि ये बात सच है। मैं कोई साइकोलॉजी का कोई बहुत महान इंसान नहीं हूँ, बट आई फील कि हाँ, कुछ लोगों के साथ रह के आप हमेशा खुश और कुछ लोगों के साथ रह के आप हमेशा दुखी हो जाते हो। ऐसे ही चार्जेस के साथ भी है। कुछ चार्ज ऐसे हैं जो पॉजिटिव वाइब्स फेंकते हैं अपने अंदर से, कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो पॉजिटिव वाइब अपने अंदर से फेंकते हैं, एनर्जी देते हैं आपको। इनके साथ रहेंगे आपको मजा आ जाएगा, दिल एकदम आपका खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि जिंदगी सच में बढ़िया है और आपके लिए बहुत कुछ अचीव करना पॉसिबल है। पॉजिटिव वाइब आपको देंगे। कुछ क्या करते हैं ना, इन्हीं पॉजिटिव वाइब को खींच लेंगे आपके अंदर से, आपको खोखला कर देंगे। यानी ये कहेंगे कि भैया जितनी पॉजिटिव वाइब है सब ले आओ, हमें दे दो। क्योंकि ये होते हैं निगेटिव लोग। ये वाइब को अपने अंदर ले जाते हैं, खत्म कर देते हैं खिला इंसान का। थोड़ा थोड़ा समझ पाए, निगेटिव के अंदर जा रहा है सब, वो कुआं है, सारी एनर्जी आपकी खींच जाएगा। पॉजिटिव खुश करेगा आपको, आपको एनर्जी देगा। क्या आपको देसी भाषा में समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज के अंदर से अगर कुछ निकलता है बाहर की तरफ ऐसे, वो पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ये भी सिर्फ कन्वेंशन है। एक्चुअली इन्होंने करा क्या था ना, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या करा, एक चार्ज लिया, पॉजिटिव एक निगेटिव, एक सैंपल चार्ज लिया, सैंपल चार्ज। वो चार्ज इन्होंने प्लस वाला लिया, तो सोचो प्लस चार्ज क्या बाहर की तरफ भागेगा इससे दूर? तो उन्होंने कहा अच्छा पॉजिटिव तो वो है जो बाहर की तरफ फेंक रहा है चीजों को। अब वही प्लस चार्ज बेचारा इसके पास आ गया, तो इन्होंने कहा अच्छा ये वही है जो अपने पास बुला रहा है। ये एक्चुअली कोर है, कॉन्सेप्ट है, कहाँ से बना है। और पेपर वैसे नहीं पूछता, बस आपको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव से लाइंस बाहर जा रही है। लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइंस क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइंस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकलवाऊं तो उसे अकेला छोड़ दो, न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर। ये याद रखना, आगे चल के हो सकता है आपको समझ में आए, अभी के लिए इसे बस आप याद कर लो। एक और यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर, याद करनी है ये। हाँ सिंपल ही है अनजान। क्या यहाँ तक आपको समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ आ गया? शिवानी जी, एक 2019 में मैंने स्टैटिक जीके का कोर्स दिया है, वो आप लगाइए। उसके साथ स्पेशल क्लास से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आर्ट एंड कल्चर अभी चल रहा है, वो भी चाहे तो आप लगा सकते हैं। सबसे पहले 2019 वाला लगाइए। ये सब कहानीबाजी है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको सब बता दिया। टेस्ट चार्ज वगैरह क्या है, ये सब सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आपको समझ आ गई? पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हैं और निगेटिव के अंदर की तरफ आती हैं। अब दोस्तों पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, मैथ्स की भाषा में। 9 मीन्स ग्रेटर देन जीरो, -9 मीन्स लेस देन जीरो। तो वो जो मैं आपको हाँ बता चुका हूँ, और उसमें कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैल्यू होगी, और जो तीर कमान आप देख रहे हो इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। दोनों में फर्क समझ आया? दोनों एक ही चीज के दो पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 6.7 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ही होता है। तो E मीन्स F अपॉन क्यू, ये यूनिट आ गई। आगे मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे टाइम पास के लिए। आपको समझ आ रही है मेरी बातें? अरे मित्रों, क्यू मीन्स चार्ज। पूरे फिजिक्स में अधिकतर जगह क्यू का मतलब चार्ज होता है, सब जगह नहीं बट अधिकतर जगह। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। पॉजिटिव के बाहर और निगेटिव के अंदर। ये आपको देगा मेंस में, कहेगा बताओ कौन सा गलत है। फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट निगेटिव। क्या मेरे डायग्राम को याद रख के आप समझ पा रहे हैं? अगर कोई सिंगल चार्ज है तो ये दुनिया भर में ऐसी फेंकता रहेगा, अच्छा ही है। अगर कोई सिंगल चार्ज है वो हो सकता है स्टार्ट करे इंफिनिटी पे, एंड करे इंफिनिटी पे। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इंफिनिटी पे जाके खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इंफिनिटी से शुरू होती है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पहला पॉइंट अच्छे से रीड कर लेना, पेपर में फंसाएगा। अब सेकंड वाले को बाद में पढ़ेंगे। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। यानी ये लाइंस आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती। लॉजिकल भी है, सोचो एक लाइन ऐसे जारी होगी तो इसका तो कोई सेंस नहीं बना। इस पॉइंट पे तो आप डायरेक्शन ही नहीं निकाल सकते। बताओ इधर है डायरेक्शन या इधर है डायरेक्शन, नहीं निकाल सकते आप। इसलिए ऐसा नहीं होता। ठीक है। और फील्ड लाइंस कोई क्लोज्ड लूप नहीं बनाता। क्लोज्ड लूप नहीं बनाता, ये ध्यान रखिएगा। क्लोज्ड लूप बनाने के लिए आपको क्या ऐसे जाना होगा? क्या ऐसे जा सकते हो फील्ड लाइंस में? नहीं, क्योंकि इससे चीजें बाहर निकल रही है और इसके अंदर जा रही है, तो गोल चक्कर आप नहीं बना सकते। सोचो।
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। वायर, वायर की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वायर वर्ड को मैं इग्नोर करूंगा, दोबारा आपको डाउट पूछना पड़ेगा। एंड एट नेगेटिव, सी क्या फील्ड लाइन खत्म हुई है इसमें जाके, एंड हो गई इस पे भी, अभी समझाऊंगा ना, रोका या लो। ये एंड होगी इंफिनिटी पे, तो हम कह सकते हैं स्टार्ट हुई सी इंफिनिटी से। बी कहता है इन चार्ज फ्री रीजन, एक ऐसा इलाका जहां पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। मान लेते हैं कोई ऐसा इलाका जहां पे कोई चार्ज नहीं है, तो अगर मान लेते हैं एक छोटा चार्ज यहाँ पड़ा है, तो क्या हम कह सकते हैं सीधी सीधी यहाँ से लाइनें निकल रही हैं, कोई बीच में ब्रेक आएगा क्या? क्यों ही आएगा ब्रेक? इतनी सी बात है बस सेकंड वाले पॉइंट में, ठीक है। मतलब कोई ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली लाइनें निकलती रहेंगी। क्या आपको ये पेज समझ आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्लस में से निकलकर माइनस में जाएंगी। और क्या इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं? मोनो मतलब एक, पोल मतलब अकेला, पोल जैसे कि प्लस या माइनस, यस करते हैं ना। अनु सोचो, प्लस अकेला बैठा है स्क्रीन पे, क्या प्लस चार्ज अकेला नहीं आ सकता? दुनिया में आ सकता है। एच प्लस अकेला है, भटक रहा है, धक्के खा रहा है गली गली। यानी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स exist, magnetic monopoles do not exist। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अकेला नॉर्थ कहीं नहीं रह सकता, जैसे होता है ना चुंबक में नॉर्थ साउथ, आगे चल के हम पढ़ेंगे। अकेला अगर आप इसे तोड़ भी दोगे ना बीच में, तो यहाँ पर एक छोटा सा साउथ बन जाएगा और यहाँ पे छोटा सा नॉर्थ बन जाएगा। ये अकेले नहीं रह सकते, इनके बीच का प्यार सच्चा है, जैसे हमें हमारे घर वाले प्यार करते हैं वैसा। ये पापी है मोनोपोल, ये इलेक्ट्रिक मोनोपोल वगैरह, ठीक है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? आगे चलते हैं। क्या ये थोड़ा ऑब्वियस है? मैं समझाने की जगह मैं चाहूंगा कि आप सोचो, इसे मेरे लिए सोचो, क्योंकि दोनों से लाइनें निकल रही हैं, तो कहाँ मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। देखो आप सोचोगे ना तो आपके लिए अच्छा है, वो पेपर में दिमाग चलेगा, मैं वरना बोलता चलूंगा क्लास खत्म हो जाएगी। रिपल, बिल्कुल रिपेल कर रहे हैं। आपको रीजन आया आज रिपल्शन का समझ कि क्यों दोनों रिपेल कर रहे हैं? बिकॉज दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। अब आप सोचो प्लस और माइनस का ऐसा ही रिश्ता क्यों है, अट्रैक्शन जो है इनके बीच में। नहीं, लूप नहीं बना रहे, वो वाला सर्कुलर लूप नहीं बनाएगा। सोचिए आराधना जी, रीड करिए आराधना, पॉइंट नंबर 4, डू नॉट फॉर्म, पेपर में मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है जी। क्या मैं इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कह दूं? डाई मतलब दो, पोल मतलब एक प्लस एक माइनस हो गए, इलेक्ट्रिक क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, तो हो गया अगला टॉपिक अपना तैयार। अब आप इसे ध्यान से देखो, जब मैं इसका नेट चार्ज देखूंगा, क्या नेट चार्ज इसका जीरो नहीं है? जितना प्लस उतना माइनस। नेट चार्ज का मतलब जब मैं इसे एक डब्बे में लेके जा रहा हूँ बाजार, अब किसने मुझे डब्बे को कहा डब्बे में कितना चार्ज है, तो मैं तो कहूंगा ना टोटल, वो बात अलग है, उसमें एक प्लस एक माइनस है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? लूप का मतलब यहाँ पर है, क्या ये लूप है? ये लूप होता है ना, ये लूप होता है। सिम ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, वो एक बस मैटर ऑफ फैक्ट है कि दोनों एक ही पॉइंट से निकल के एक ही पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिसमें एक प्लस का क्यू हो सकता है, एक माइनस का हो सकता है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 2a से डिनोट करते हैं। 2a से इसलिए करते हैं, हम मानते हैं कि ये भी a है और ये भी a है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बाय कन्वेंशन, डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। यानी डायपोल अगर ऐसा दिखता है तो डायरेक्शन ये है इसकी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा क्यों? बाय कन्वेंशन, जिसने पहली बार एक्सपेरिमेंट करा उसे ऐसा पसंद आया, उसने ऐसा कर लिया। और ये जो सेंटर ऑफ द डायपोल है, यहाँ से ये दूरी भी a, ये दूरी भी a, टोटल चार्ज ऑब्वियसली जीरो। एनसीईआरटी को देखो, क्या सुपर कॉन्फिडेंट हो रहे। ऑब्वियसली मतलब बच्चे को ना भी समझ आ रहा हो फिर भी घबरा के हाँ कर दे। ऑब्वियस क्या होता है भाई साइंस में? ऑब्वियसली जीरो। दिस डज नॉट मीन कि फील्ड नहीं है, फील्ड है क्योंकि ये चार्जेस दूर हैं। अगर ये चार्ज एक दूसरे के ऊपर हो गए तो फील्ड खत्म हो जाएगी, बट क्योंकि ये चार्ज दूर है तो इनके बीच में फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। इस पेज से प्रीवियस ईयर बने हैं, जैसा आलोक ने नोटिस भी करा है। एक्चुअली इस पेज से काफी सारे पीवाईक्यूज बने हैं। रीजन आपको समझ आए क्यों फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं? बिकॉज प्लस से माइनस की तरफ लाइनें जा सकती है। क्या बात आप सभी को समझ में आ चुकी है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं जी।
सब समझ आ गया। देखिए ये थोड़ा केमिस्ट्री का है, एसएससी वैसे इतना डेप्थ में नहीं जाता है। डायपोल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस चार्ज हो गया है तो वहां पर आपको डायपोल देखने को मिलेगा और उस चक्कर में मूवमेंट भी होती है उनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर, अब वैसे ये सब अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो बात करना थोड़ा गलत है, अगर मैं इसे इस तरह ऐसी एक फोर्स में रख दूं तो क्या आपको नहीं लगता है घूम जाएगा? अभी छोड़ो कहाँ घूमेगा, इसे धक्का दो ये कोई नहीं पूछ रहा। इसे आप एक चुंबक के जैसे इमेजिन करो, नॉर्थ साउथ ऐसे इमेजिन करो। क्या चुंबक को मैं एक दूसरे चुंबक के कांटेक्ट में रखूं तो क्या वो रोटेट कर सकता है इस पॉइंट के अबाउट? ये थोड़ा इमेजिन करना, आई अंडरस्टैंड, मुश्किल है, फिर भी ऊपर ऊपर से समझ लो। कुछ इसी तरीके यहाँ पर भी फोर्स लग सकती है डायपोल के ऊपर। सर आउटर फील्ड लाइंस का क्या डिनोट करते हैं प्रीवियस फिगर्स में? आउटर फील्ड लाइंस ये सिंपली ये डिनोट करती हैं, जैसे देखो ये बाहर की तरफ जा रही है तो इन्फिनिटी तक जाती रहेंगी, या फिर मान लेते हैं और कोई डायपोल इसे मिल गया और कोई सॉरी चार्ज यहाँ पे मिल गया तो उससे जाके कनेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज ये इन्फिनिटी तक जाती रहेगी। जितना ज्यादा घनी लाइनें होंगी श्रेया उतना ज्यादा फोर्स वाला इलाका होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाले पॉइंट पे कम खिंचाव होगा इस पॉइंट के कंपैरिजन में। जैसे चुंबक काम करती है ऑलमोस्ट वैसे ही ये काम करती है। कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, बाकी अधिकतर कॉन्सेप्ट सिमिलर है। चलिए दोस्तों आगे, अगर कोई डायपोल है तो उसमें मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में पढ़ाया जा चुका है, वहां से भी आप देख सकते हैं, वरना आप इसे भी रीड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इसे घर पे रीड करें। और वैसे मैं इसे केमिस्ट्री में क्लास नंबर 1 में और आखिरी में 2 बार अच्छे से समझा चुका हूँ। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या क्लास आसान है या मुश्किल है? अभी तक आपने नोटिस करा है ना ही मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया है, ना ही मैंने आपको भी जो है किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया है, क्योंकि लोगों को लगता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वही है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में और बहुत कुछ आता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं आपको सीधा पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे समझ आएगा, है ना? तो बहुत कुछ और है इसके अंदर जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा हैवी कंटेंट है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। डाउट्स की संख्या क्या है? डाउट्स हमारे पास जो है वो हैं, खाते पीते घर के हैं, 14 डाउट्स हैं। ठीक है, ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक आध चीज़ आपको और पढ़ाता हूँ फिर फ्री कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि शुरू का आधा घंटा हमारा जो है वो लाइट वाले क्वेश्चन में निकला है और ये थोड़ा भारी भी है। थोड़ा सा एक आध पेज और पढ़ते हैं, फिर मैं डाउट्स लेके आपको फ्री कर देता हूँ। क्लास वैसे भी 1.5 घंटे से ऊपर की हो गई है और उसके बाद कल की क्लास में पूरा कराता हूँ। ठीक है जी, चलो आखिरी चीज़ पढ़ लें बस। गॉस लॉ सिंगल स्लाइड है, बहुत आसान है, इसे पढ़ के खेल खत्म करते हैं। ठीक है, चलो आराम आराम से समझना। पहले पेपर के लिए आपको इसे याद करना है, रट्टा मारना है इस पे। अगर आप साइंस साइड से पढ़े हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 11 12 और बहुत मुश्किल भी। यहाँ से सच में अजीबो गरीब सवाल है, वो सीबीएसई बनाता था। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। एक क्लोज्ड सरफेस है मेरे पास और वो कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई चार्ज नहीं है ना तो उसमें नेट जो है वो जीरो ही होगा। क्या जीरो होगा? फ्लक्स। अभी फ्लक्स क्या होता है इसे आपको कल की क्लास में ही पढ़ाते हैं, इसे कल की क्लास में पढ़ाते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल है, इसे फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे क्लास कंक्लूड करते हैं, अननेसेसरी आपको पुश नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास कंक्लूड करते हैं, कल की क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्लास कंक्लूड होती है। अगर आप सिर्फ कंटेंट कवर करने आए हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखें, अच्छे से अपनी तैयारी करें और दुखी कम हो, पढ़ाई ज्यादा करें, बिकॉज दुखी होने से दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया राहुल, देखो तुम्हारा भी आएगा, चिंता मत करो, बस मेहनत करते रहो। कोई बता सकता है इसका आंसर? आई होप आपको भी इसका आंसर पता होगा प्रद्युमन। आई होप समझ पा रहे हैं कि क्यों डिटेल में जाया जाता है, डिटेल में जाना इंपॉर्टेंट है, तभी जो है इसका आंसर आ पाता है। रोल नंबर नहीं, प्राइमरी अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, आप लेट आए थे अच्छा क्लास में, एक बार वो कंटेंट चेक करिए आप। जो जाना चाहे जा सकता है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ डाउट्स ले रहा हूँ। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। आप तो ऐसे ही स्ट्रेस ले रहे थे पेपर से पहले और स्टिल स्ट्रगलिंग, भाई ये तो गलत बात है। ठीक है, इट्स ओके। कीप प्रैक्टिसिंग, नथिंग एल्स। जीके में जो छोड़े हैं और गलत हुए हैं उस पर काम करें, नोट्स बनाएं और ज्यादा चिंता ना करें, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियां समय के साथ अपने आप
ठीक हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर रट्टे मार के जाना है सभी को, जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए 22 के पेपर उन्हें रटे होने चाहिए, और प्री के भी प्रैक्टिस कर लेंगे 22 के, तो बस काम बन गया। ठीक है, बस पीछे पड़ जाइए चीज़ों के, और कंप्यूटर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। बिल्कुल फिर से पढ़ना होगा, बट ईजी है, कंप्यूटर को इतनी मुश्किल नहीं है। तन्नू का मैं डाउट ले रहा हूँ। सी आई थिंक तन्नू प्रॉब्लम इज इन मैथ्स, जैसा मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। इंग्लिश मतलब ओके है, गलत आपके ज्यादा हुए हैं। आई थिंक ग्रामर में आपको दिक्कत है, तो ग्रामर को एक बार अच्छे से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो किसी एजुकेटर से। एजुकेटर से प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिकॉज वो आपको हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन करेंगे कि आपका आंसर क्यों गलत है। पहले आप सोचना, उसके बाद एजुकेटर का वो वीडियो सॉल्यूशन देखना बेटर रहेगा। मैथ्स में मुझे लगता है अभी तैयारी नहीं है, या तो एजुकेटर चेंज करिए, या तरीका बदलिए, या ज्यादा समय दीजिए। मैथ्स में मैं अभी कहूंगा कि बहुत ही बेसिक लेवल आपको थोड़ा थोड़ा पता है, अदरवाइज तैयारी नहीं है। अदरवाइज आप बिल्कुल सही जा रहे हैं मैथ्स में। एक तो बांध लो कि पढ़ना ही है, बिकॉज बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत रहती है कि वो अंदर से वो हिम्मत नहीं जुटाते, वो बस वो करते रहते जो उन्हें आता है, बस वही करते रहेंगे बैठ के। ऐसे नहीं होगा, मैथ्स के पीछे पड़ जाइए, डेली सुबह सुबह मैथ्स करिए। दिन के 3 से 4 से 5 घंटे आपको मैथ्स के देने होंगे, तब जाके आप 100 सवाल के आसपास रोज लगा पाएंगे। किसी एजुकेटर को फॉलो करिए, एक बार अच्छे से ईमानदारी से वो जो जो बोले, जो जो क्वेश्चन कराए वो करें। अगली क्लास से पहले उन सभी क्वेश्चंस को सेल्फ ट्राई करें। बहुत मेहनत लगेगी, बट सच में डुएबल है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो आपसे भी कम स्कोर वाले हुआ करते थे, आज वो 20-22 सवाल के आसपास सही कर लेते हैं। तो जस्ट पुट सम मोर एफर्ट्स। आई थिंक तन्नू एफर्ट्स की थोड़ी नीड है। आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, आई एम जस्ट सेइंग इट नीड्स अ बिट ऑफ मोर एफर्ट। ठीक है, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाएं, और पीछे पड़ जाइए मैथ्स के। फ्रेश माइंड से मैथ्स करो, दिन का मैक्सिमम पोर्शन मैथ्स को दे। दोनों की पॉजिटिव होती है? नहीं 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 नहीं, आराधना जी ये आपने क्या कह दिया। इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव, यस और नो? एनीवन? यस, सैंक्रोड इज सेइंग यस। इमेज इमेज कुछ नहीं है आराधना, लेंस की पावर होती है, इमेज से उसका कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर इज यस, बिल्कुल सही। मैंने भाषा बदली थी आपको फंसाने के लिए, बट बहुत खुश हूं मैं आप नहीं फंसे हैं। देखो बेटा, आराधना कैसे पहचानना है, जब आप एक लेंस को बनाओगे तो लाइट इधर से ही आएगी ना। पहली सरफेस आप ऐसी देखते हो, तो क्या इसका सेंटर इस तरफ है? आपने पढ़ा है ना कि ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड निगेटिव है। तो ये जो लेंस आपने बनाया है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हुई तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हुई। इसी तरीके अगर आप ये वाला लेंस बनाते हो, लाइट तो इधर से ही आ रही है अभी भी, ये वाला, तो इसका सेंटर इधर हुआ और ये साइड निगेटिव होती है, तो कनकेव की निगेटिव हुई। ये तो मैंने बड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डाउट पूछ के कोई पाप कर रहे हैं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, इसे तो मैंने बड़े अच्छे से समझाया। आपके जितने साथी होंगे ना, जब भी आप उनसे कभी मिलेंगे क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन, उन्हें नहीं पता होंगे कॉन्सेप्ट। वो बस कुछ भी याद करके बैठे हैं, पेपर में तुक्का मारेंगे एंड में, उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये कनकेव की ही निगेटिव क्यों है। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्योंकि फटाफट फटाफट वाला काम करा है। कन्वेक्स की पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव, बिल्कुल सही। मेरा मतलब मेरा ये था कि प्लान करके पढ़ना जरूरी है, कि बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता सैंक्रोइड प्लान करें ना करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो सीधी बात सैंक्रोइड ये है कि जो नहीं आता अपने को डेली वो प्रैक्टिस करनी है बस। ये लाइन ध्यान रखो, ज्यादा पढ़ना है, और जो नहीं आता वो पढ़ना है। जो नहीं आता वो पढ़ना है, बस ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लो। कभी भी कुछ भी कैसा भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Positive plus negative is not equal to negative. If positive is more than negative, then it is positive. Is positive is less than, if positive is less than negative, it is negative. ये सिंपल सा है बेटा। मान लेते हैं मेरे पे प्लस के 2 चार्ज हैं, माइनस के 3 चार्ज है, तो टोटल -1 निगेटिव हो गया। लेकिन प्लस के 2 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 हो गया। लेकिन प्लस का 2 और माइनस का भी 2 है, तो 0 हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब निगेटिव नहीं है। अच्छा, मैंने लिखा था, हो सकता है मैंने कहीं गलती करी हूँ, मैं करेक्ट कर देता हूँ। चेक करो एक बार। ठीक है, ठीक लिखा है आई थिंक। कंफर्म करो एक बार। मेरा डाउट,
कोई और ट्राई करना चाहेगा? बिकॉज मैं रीजनिंग के जोन में नहीं हूँ बिल्कुल, एक बार देख लेता हूँ, बाकी आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि इस समय फिजिक्स वाले जोन में होके बनेगा, तो वी कैन ट्राई। एफ जी एच आई ई एन एल वाई, ये 18 है, 5 है, 20 है, 1 है, 9 है, जे के एल 12 है, ये है 6, 14, सिर्फ फायदा तो नहीं है वैसे, 10, 25, 36, 37, 5 का डबल 4, कभी बार डायरेक्ट भी होता है, रिटेल ई पे एन आ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं है वैसे, इधर ई पे क्यू आ रहा है, और इधर तीसरा डायरेक्ट है, कई बार चेक कर सकते हैं, एफ, कोई और ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। बी सीक्वेंस में हम इसे अरेंज करें, एक के बाद बी, एक बार फुर्सत में रिद्धि से ट्राई करते हैं, और कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। अगला डाउट देख लेता हूँ जब तक। अगर आपको डाउट है तो आप चैलेंज वगैरह कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, बाकी कुछ पैटर्न बन ही रहा होगा, रीजनिंग के उटपटांग कुछ तो पैटर्न बनाते हैं, फुर्सत से बैठ के जो है बनेगा ये। रेज हैंड ले लो, ठीक है। यस, बिल्कुल सब सेम है श्रेया। इन शॉर्ट जो हमने लाइट की रे फेंकी है वो ऑप्टिक शब्द से जुड़ा है, फाइबर मतलब एक पतली सी तार, और दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बन रहा है पैटर्न, बिल्कुल। ऋतिक कुछ कहना चाहते हैं, आप चाहें तो ऋतिक लिख सकते हैं, और मैं जो है आपका रिद्धि रेज हैंड नहीं है मेरे पास। जी हेलो, रिद्धि, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये है कि सर मैं अब जो सीजीएल में मेरे मार्क्स थे सर वो 139 आए हैं, ठीक और है, सर मुझे कंफर्म है कि मैथ्स में 2 क्वेश्चन 100% रॉन्ग है। ठीक है जी। सर बस एक डाउट पूछना था कि सर मतलब सर है तो 4 डाउट, लेकिन सर अगर दे रखा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है हाँ और लेस देन 1 है, हाँ, सर इक्वल्स टू का साइन नहीं था। एक सेकंड हो गया। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 1 है, ठीक है। सर तो इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता ना? x इज सर ये ग्रेटर देन क्वेश्चन 0 है और लेस देन 1 है, ये ऐसा लिख के दिया हुआ है आपको वहाँ पे। यस सर। हाँ, तो निगेटिव नहीं आ सकता, क्या हुआ? हाँ सर, मैं ये वाला क्वेश्चन चैलेंज किया था सर, इसलिए पूछा। ठीक है, सही करा। ये सब भी सर गलत मेरे साथ है एसएससी के पार्ट पे, चलो खैर कोई नहीं है, बच्चा है, आपको तो नंबर मिलने चाहिए। और सर और पता है आपका सिर्फ विश्वास करने की वजह से मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ सर। क्रोनोलॉजी मतलब सर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा था सर लेक्स का, तो सर हाँ, 2 ऑप्शन में बेकाल लेक जो थी वो फर्स्ट नंबर पर थी और सेकंड नंबर पे कैस्पियन सी थी। तो सर मेरे से विश्वास लगा कि अगर कैस्पियन सी सेकंड नंबर पे होती तो सर जरूर बताती एक बार। सर वो वाला क्वेश्चन भी मेरा सही हो गया। चलो जी, लाओ पैसे लाओ, फिर 2-4 लाख रुपए। सर अब मेरा डाउट ये है कि सर मैंने जब मैथ्स दिया था सीएचएसएल का, तब भी सर मेरे 12 मिनट बच गए थे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन सर अब जो सीएचएसएल का मैं पेपर देकर आई हूँ सर, उसमें मेरा टाइम खत्म हो गया था। मतलब सर मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए जो मुझे आ सकते थे। कौन से सब्जेक्ट के? सर मैं मतलब सर मैथ्स के छूटे जब मैं सेकंड टाइम कर रही थी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का क्वेश्चन छोड़ा था, लेकिन सर वो मुझसे बन गया था। मतलब वो सब बस क्लिक ही करने वाली थी, इतने में टाइम अप हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सर पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी टाइम अप हुआ नहीं, मेरे लगभग 5 से 7 मिनट तो हर बार बच ही जाते थे पेपर कोई में। बात तो क्या हो गया? मतलब सब वो डिमोरलाइज फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि डाउनफॉल होता जा रहा है। किस बात में? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और सर मेरे ना जीके देखो में होता मार्क्स। क्या है ना, हमारे पास तो टाइम होता है, तो हम कुछ ऐसा ऐसा करते हैं जिससे हमारा मूड खराब हो जाए। ये होता है, आप सबके साथ भी होता होगा, आपके साथ इस समय वही हो रहा है। अब आपका कोई पेपर तो है नहीं हाल फिलहाल में, सीएचएसएल यस हो सर। गया आपका, यस सर। सीरियल के नंबर बॉर्डर पे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि आप क्लियर हैं, आप मेंस लिख रहे हैं मेरे हिसाब से। तो यस अब आप सर। खाली हैं, बुरा मत मानिएगा, है ना? तो अब आप खाली दिमाग किसका होता है? ये शैतान हो का रहा है सर। आपके, बस ये हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं फ्री रहना पसंद ही नहीं करता। सर जैसे परसों आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो सर एक छोटी सी मैंने स्ट्रेटेजी बताई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सर मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स की मैं एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि सर कुछ मतलब टॉपिक्स जो वीक है ना वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल सही सोचा है आपने, का भी क्वेश्चन गलत हो रहा है। बिल्कुल सही सोचा है आपने। और सर मेरे मार्क्स जो है ना वो मॉक्स में बहुत जोर से फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब कोई कभी बात तो नहीं, 160 प्लस हो जाते हैं, कभी 130 से भी कम रह जाते हैं।
और सर जीके में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे सर। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि आपके लिए मॉक देने का पर्पस 2 है। एक तो जो गलत सवाल आपके हो रहे हैं उन्हें रीट्राई करना। दूसरे नंबर पे अब टाइम का मैनेजमेंट। वो स्कोर से कोई ऐसा कुछ बहुत हासिल आप कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज पेपर के जो सवाल हैं वो बिल्कुल नए सवाल होंगे। एम आई राइट? तो यस सर। मॉक के स्कोर को लेके 160 आने पे खुश नहीं होना और 120 आने पे दुखी नहीं होना, खुश भी नहीं होना, क्योंकि पेपर में ना जाने क्या आएगा। यस ठीक है? सर। और उसके अलावा जीके की आपसे मैं बात करूँ, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं? जी नहीं सर। क्यों? तो करंट अफेयर्स तो पढ़ना पड़ेगा, 5 सवाल तो हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। सर एक छोटी सी गलती सर मैंने ये करी थी कि मैंने सर आपका कोर्स तो सारे लगा, मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इको का, हिस्ट्री का और बायो का लगा लिया था। सर मैंने ना साथ में याद नहीं करा, तो सर केमिस्ट्री और बायो तो मुझे फिर भी याद हो गई, बाकी के सब्जेक्ट से मुझे आपकी वीडियो देख देख के फिर से याद करना पड़ रहा है। मतलब हिस्ट्री भी कुछ कुछ याद है, लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इको हुई है ये मुझे फिर से पढ़ना पड़ रहा, क्योंकि सर जो आप छोटी सी ट्रिक्स बता देते हो ना वो दिमाग में याद ही नहीं आ रही, आपने क्या बताया था तो मैं याद कर लूं लिंक करके। कोई बात नहीं, अभी तो है वैसे अपने पास टाइम, स्पीड में खत्म करो, फिर उसे अपना 1 डेढ़ महीने तक मत लेके जाओ, स्पीड में खत्म करो उसे। और सर एक हिस्ट्री का डाउट था, सर आपने बताया था कि जहांगीर की जो शादी थी वो मेवाड़ की बेटी मतलब मान सिंह से हुई थी, नहीं नहीं उदय नहीं, सिंह की बेटी से। लेकिन सर मैंने जब इसको इंटरनेट पर सर्च करा, मतलब सर मुझे आप पे ज्यादा यकीन है, तो सर वहाँ पे मारवाड़ की बता रहे थे। ये डिबेटेबल है काफी सारी बातें। और हिस्ट्री पढ़ाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं आपके साथ कभी शेयर नहीं करता, वो ये है एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है। जो बात साफ है, और रीजन भी यही है कि देखिए जो नए राजा आते हैं वो पुरानी चीजें खत्म कर देते हैं। अब ये यस तो सर। एक छोटा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन आप सुनिए। जोधा भाई, आपने वो जहांगीर वाला पोर्शन पढ़ा है तो यस आपने सर। वहां नोटिस करा होगा कि हमें नहीं पता जोधा भाई कौन है। यस सर। नहीं पता, सच में नहीं पता। हम जोधा अकबर कह देते हैं, कोई कहता है कि वो अकबर की पत्नी थी ही नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं था। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम क्लास में भले ही पढ़ते हैं, वो कहानी का फ्लो के लिए हम पढ़ते हैं, बस इतना सा है। तो कहीं 2-4 छोटे-छोटे पॉइंट पे अटके तो जाने दीजिए, कोई ऐसा टेंशन नहीं लीजिए आप, क्योंकि अल्टीमेट गोल डेटा याद करना है। जैसे कांग्रेस के सेशंस याद हुए, वो सर सब मैं मत करो। रिवीजन नहीं करे काफी टाइम से, याद तो मैंने पूरे करे थे, जब आपने कहा था ना पूरे देखिए, मतलब वाइस रॉय याद करे थे, प्रेसिडेंट याद करे थे और कांग्रेस के सेशन याद करे थे। रिवीजन बड़ा जरूरी है, रिवीजन आप नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। सर मतलब मेरे साथ सर एक, सर आप जो भी जी के मतलब कभी आप पढ़ाते हो तो आप सब वोकेब के जो वर्ड्स बताते हो ना सर, वो एग्जैक्ट के एग्जैक्ट मेरे पेपर में आते हैं। चलिए, बहुत आप अच्छी सर बात है। रैंडम एक तो बताते हो सर, वोकेब वही आ जाते हैं पेपर में। क्या इंग्लिश वाले? यस सर, जैसे आपने स्केप कोड बताया था, जहांगीर वाला टॉपिक बताया था शायद जब हाँ हाँ, शाहजहां वाले में, सर वो भी आया था, कंटेम्प्रेरी वाला भी आया था सर। एक दो मैंने और नोटिस करे, जो आप बताते वही पेपर में आ जाता है। क्या बात है, फिर तो लाओ पैसे लाओ, फिर 10-5 लाख रुपए और सर जब नहीं, सिलेक्शन होगा सर नहीं, आएंगे सर काजू कतली नहीं, नहीं, बस लेके। आपका सिलेक्शन हो जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि मैं जो इंग्लिश बोलता हूँ मैंने बुक्स से नहीं पढ़ी, मेरी आम तौर पे बोलते बोलते इंग्लिश ठीक हुई है। तो यस मे सर। बी एसएससी बोलता है वो जनरल लाइफ वाले शब्द हैं, और मेरी वो जनरल लाइफ की इंग्लिश थोड़ी ठीक है। सेकेंडली, एक मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं इस पे कोई प्राउड नहीं हूँ। सिंपली बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा तो मेरी इंग्लिश अच्छी है। जैसे अगर मान लेते हैं आप में से कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा तो आपकी हिंदी अच्छी है, इतना ही है बस। तो हो सकता है कि वो बोलते बोलते वो जो आमतौर पे इंग्लिश है वो मैं ज्यादा बोल देता हूँ, मुझे पता है। एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले मैं इंग्लिश की लाइनें थोड़ी ज्यादा बोल देता हूँ अपनी क्लास में, फिर अगले ही सेकंड में उसे हिंदी में बोलता हूँ। आप कभी नोटिस करना, मैं यस लंबी यस। लाइन इंग्लिश में खींच जाता हूँ, फिर मैं उसे हिंदी में बोलता हूँ। तो वो उस वजह से आपके दिमाग में चली जाती है, और अच्छी बात है आप ध्यान से सुनते हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं, अपने को और क्या चाहिए। सर मैंने आपको एक साइंस का डाउट भी भेजा है सर, उसका आंसर ना इंटरनेट पे गॉस ही बता रहा है, लेकिन एसएससी ने कुछ और दिया है उसका आंसर। तो सर आप एक बार वो डाउट भी देख लेना। और सर मैं क्या अपने अंदर सुधार करूं अब मेंस के लिए, मतलब किस चीज पे ज्यादा मैं भी फोकस वो करूं? सवाल आपको देख लूंगा। अभी के लिए जो मेन डाउट आपका है कि मेंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। सेकेंडली, जो टॉपिक्स वीक हैं उन्हें सुबह उठ के पढ़ना है, मेड भी वोकैब, जीके, मैथ्स और व्हाटएवर। और जो नहीं आता उसी पे फोकस करना है। जो मैंने सैंक्फ्रॉइड को बोला सेम बात आपको बोल रहा हूँ, जो नहीं आता कृपया उसे पढ़िए, बिकॉज वही आपके नंबर कटवाता है। और करंट अफेयर्स शुरू कर दीजिए। ओके करंट सर। अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी आपको। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए, ऑल दी थैंक यू। बेस्ट। बाकी जो दूसरा डाउट है वो भी अभी मैं जैसे ही मेरे पास आएगा मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, ऑल दी बेस्ट। जैसे श्रेया मन करे वैसे पढ़िए। श्रेया, जिसमें सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो वो पढ़िए। बाकी ये मैं आंसर नहीं दे सकता कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये आप ही को कॉल लेना है। एक बार निर्मल्य चाहे तो मेरी क्लासेस देख के देख सकते हैं आप। मैंने आपको अलजेब्रा काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। मैथ्स का कोर्स देख लेना, 81 सेशंस वाला एक कोर्स है, उसमें अलजेब्रा आपको आगे जाके मिल जाएगी। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, बट मैंने पूरा अलजेब्रा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा है। जीके का टीचर हूँ एज ऑफ नाउ, बट ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैथ्स भी बहुत पढ़ा है।
पहला कोर्स ही मैथ्स का था अनअकैडमी पे, रेलवे कैटेगरी में, बहुत पहले की बात है। तो मैथ्स भी बहुत पढ़ाया, आप एक बार वो क्लास लगा के देखिए, होपफुली आपको फायदा होगा। रिद्धि पूरा मैथ्स पढ़ाया हुआ है। देखिए मैं आपको जय पूरा जीके कराता हूँ एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। आपको अगर बैच वाइज तो मैं नहीं कहूंगा कौन सा देखना है क्या देखना है, आप अनअकैडमी पे जाओ, प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करो, वहां से प्लस में जाओ, ठीक है। वहां से आप क्या करो, हिस्ट्री का कोर्स खोल लो और उसके अपडेट सेक्शन में चले जाओ। क्या दोस्तों मैंने हिस्ट्री के अपडेट सेक्शन वो इंपॉर्टेंट कोर्सेज वाली पीडीएफ डाली है, क्या आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? क्या हिस्ट्री के कोर्स में पीडीएफ है? आई थिंक इट इज देयर। ये पीडीएफ आपको खोलनी है, इसे डाउनलोड करना है। इसमें हर कोर्स का लिंक है जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़िया सैंक्रोड, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में मुझे सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ थैंक यू से मेरा काम नहीं बनेगा, मेरे को चाहिए सिलेक्शन। और जब तक पेपर नहीं हो रहा 4600 से नीचे कुछ नहीं सोचना, 4800 सोचे तो बोनस, 4600 तो मिनिमम सोचना है। बाद में हम टीए भी बनेंगे तो खुशी खुशी नौकरी पे जाएंगे, बट पेपर से पहले हम 4600 ही सोचेंगे, ठीक है। रोल नंबर श्रेया, मेरा कॉल नहीं है बेटा, ये कुछ फैसले आपको ही लेने पड़ेंगे, प्लीज आप बात को समझिए। ये आपका फैसला है, आपको तैयारी करनी है, आपको जज करना है। पेपर दे के देखना चाहें तो देख सकते हैं। मेरा सीधा है, व्हेन इन डाउट ऑलवेज फिल द फॉर्म। मेरी बहुत सालों से ही एडवाइस रही है हर बच्चे को जो मुझसे सवाल पूछता है, व्हेन इन डाउट ऑलवेज फिल द फॉर्म सो दैट एटलीस्ट यू गेट सम टाइम। आपको जज करने को टाइम मिल जाएगा कि आप इस पेपर के लिए बने हैं नहीं बने हैं। बट अगेन पैसा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म महंगा होता है आईबीपीएस का। मैंने जब दिया था तब 600 रुपए का था, बहुत पहले की बात है, 2016 की बात होगी शायद, अब पता नहीं कितने का, महंगा ही हो गया होगा। तब 600 रुपए बहुत होते थे, तब वो धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ के जो है फॉर्म भरे जाते, तो बहुत भारी लगता था वो 600 रुपए पे करना। 1200 रुपए का फॉर्म हो चुका है, अरे लेकिन ये अच्छा है भाई, एकदम फ्लो में आपका पेपर हो जाता है। आईबीपीएस की ये तारीफ है, बहुत बढ़िया रहता है, खटाखट 4-6 महीने में रिक्रूटमेंट खत्म। प्रिया का मैं डाउट लेता हूँ, बहुत बढ़िया। अरे ये तो तारीफ थी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, मुझे लगा डाउट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। नहीं ये ठीक है एक्चुअली ना, अपवर्ड थ्रस्ट जो होता है वो होता है किसके बराबर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के, है ना। तो क्योंकि ग्रेविटी जीरो है तो ये जीरो होगा, तो अपथ्रस्ट जीरो होगा। जब आपने मुझे फोटो भेजी ना, तो मैंने पहली बात पता है क्या सोची कि अगर ये सवाल भी गलत हो तो मैं आपको कह दूंगा कि इस किताब को बंद करके रख दो, जिंदगी में मत खोलना। लेकिन क्योंकि इसका आंसर सही है तो अभी मुझे इस बुक से होप है, मुझे नहीं पता है कौन सी बुक है, बट ये वर्स्ट होता है जब बुक में गलत आंसर दिए जाते हैं। तो ये आंसर ठीक है, तो अभी तक मेरा कॉन्फिडेंस है इस बुक के साथ, मुझे नहीं पता कौन सी कहाँ की क्या किताब है, बट अगर ये गलत होता तो मैं कहता भाई इसे बंद करके रख दो, कुछ नहीं रखा इसमें। हाँ बिल्कुल प्रिया, मोस्ट वेलकम। निर्मल्या, रिकॉर्डेड क्लासेस लगाइए, समझदारी से अपने को चलना है, भले ही 10 की जगह 8 फील आए, बट सिलेबस टाइम से पूरा होना चाहिए। मेरा लालच कुछ नहीं है आपसे, मेरा बस ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए आपको वो सलाह दे रहा हूँ जो मैं खुद को देता। रिकॉर्डेड लगाओ, फटाफट से पूरा करो और बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। ऋतिक का मैं डाउट ले रहा हूँ, ठीक है। 42, 33, बहुत बढ़िया। इंग्लिश को कुछ करो, इंग्लिश का कुछ करो, बाकी तो ठीक जा रहे हो, मतलब जीके में भी डाउन है हिसाब। इंग्लिश में क्या हो गया, इंग्लिश की क्लासेस अच्छे से लगाओ, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर अच्छे से ट्राई करो, कोई एजुकेटर ढूंढो जो इंग्लिश के PYQs अच्छे से सॉल्व कराता हो। सॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा एजुकेटर ढूंढिए जो इंग्लिश के सॉल्यूशंस कराए। साथ में जीके के लिए स्पेशल क्लास अगर नहीं लगा रहे हैं तो लगाना चालू करिए, अगर लगा रहे हैं तो ढंग से लगाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्पेशल क्लास से 25 नंबर के आसपास तो एक बच्चा आराम से पहुंच जाएगा, 25 से 30 पहुंच जाना चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स को अभी मत करो, बिकॉज बाकी जगह थोड़ी कमजोरी है। पहले प्रायोरिटी इंग्लिश प्लस स्पेशल क्लासेस वाला पोर्शन, और जीके के जो नोट्स हैं, सिलेबस है, उसे पूरा करो। साथ साथ करंट अफेयर्स भी उठा सकते हो। रोल नंबर जी बताइए। हेलो जी रोल नंबर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने प्ले दिया था, स्कोर बहुत कम रहा इस बार, 124 रॉ, लास्ट टाइम 119 थे सर। मॉक दे रहा था लगातार, मॉक में 135 138 के रेंज में था स्कोर, बट फाइनल पेपर में 124 पे रह गया। जीके का सेक्शन में मोस्टली स्कोर मेरा 20s में रहता था, और वहाँ पे पेपर में रह गया 10। CHSL में 150 प्लस, CHSL में 150 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 150 प्लस, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर, मतलब कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
आंसर लाइक मेरे को मेंस का कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। मैथ्स मैंने बस सीरीज पहले निपटा दिया था, तो दोबारा से मैथ्स बनाना स्टार्ट किया हूँ। बहुत टाइम लग रहा है, लाइक टॉपिक वाइज पहले ऑर्थो सेंटर ऐसे लाइक ज्योमेट्री उठाया, ज्योमेट्री के टॉपिक वाइज उठाते जा रहा हूँ, तो काफी टाइम लग रहा है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2 घंटे एडवांस को देता हूँ, 1 घंटे अरिथमेटिक को देता हूँ, तो ऐसे मैथ के कैरी करता हूँ। वो कैप का सेक्शन मेरा बहुत वीक था इंग्लिश में, तो मैंने वो कैप तो याद कर लिया अच्छे खासे, 10 दिन में करीबन 1000-1200 वो कैप याद किए मैंने। बट फिर वो कैप याद है, वो कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, रीजनिंग के रोज के 2 सेट लगा रहा हूँ, बट स्कोर वही 42 43 में अटक जा रहा है। हर पेपर है, एक दो सिली मिस्टेक हो जा रहे हैं, कभी 39 पे भी स्कोर रुक जा रहा है। आंसर ठीक जीके है, पर लाइक पहली बार मुझे अनएक्सपेक्टेड पेपर दिख रहा है। मतलब पहले मैं जीके फेस करता था तो मुझे जीके फेस करने में मजा आता था, अब लाइक डर लग रहा है। एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ऐसा हाँ, क्वेश्चन लाइक सीएचएसएल के भी मेरे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और सेम ठीक है, सेक्शन में भी। ठीक है, तो मैंने लाइक नोट से बायो कवर कर लिया और पिनाकल लगा लिया। फिर ठीक है, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने को है, बस ऐसे ये रिडॉक्स बचा हुआ है, तो उसे पिनाकल से लगा लूंगा। देन ठीक है। देन ज्योग्राफी, देन फिजिक्स, ऐसे करके मेरा प्लान है कि इसको खत्म कर देना है। ये तो प्री से पहले क्या तैयार करा फिर अभी अगर ये खत्म कर रहे हैं हम तो? आप तो पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं अपना, हाँ सर। तो फिर प्री से पहले ये सब खत्म क्यों नहीं हुआ? सर खत्म मतलब रिवीजन कह रहा हूँ मैं, लाइक ऐसा। जो रिवीजन में कितना टाइम लगता है मुझे बताओ, ज्योग्राफी के रिवीजन में मतलब कैसे कैलकुलेट करते हो रिवीजन को? सर लाइक अगर मैं रोज के 1 घंटे देता हूँ थ्योरी को और आधे घंटे स्पेशल क्लासेस, तो नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? ज्योग्राफी के पीछे पड़ गए तो 2 दिन में अच्छे से पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली। क्योंकि मैं सर चारों सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ एक दिन में। नहीं, मत लेके चलो। आपको नहीं लगता कि जब आप 1 घंटा पढ़ते हो तो आपका फ्लो बन जाता है और उस फ्लो को हम खुद ही तोड़ देते हैं, हाँ होता है। तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। आप मैंने पॉइंट like, समझ रहे हो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ? देखो होता क्या है ना, घड़ी के हिसाब से नहीं पढ़ते जीवन में, घड़ी के हिसाब से जाते हैं सरकारी दफ्तर। जी सर। पढ़ाई घड़ी के हिसाब से नहीं करते कि 1 घंटा हो गया चलो मैं बंद कर देता हूँ। उसमें क्या होता है कि घड़ी देखता रहता है इंसान। आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योग्राफी उठाई, आप टारगेट तय कर लो। आपके नोट्स बने हुए ज्योग्राफी के? जी सर, आप प्रॉपर नोट्स है मेरे पास। मेरा मान, आप बताओ आपको कितने दिन लगेंगे ज्योग्राफी को रिवाइज करने में आपके तरीके, 1-1 घंटा देके? 1-1 घंटे करूँ सर, हफ्ते पर लग जाएंगे पूरे के पूरे नोट्स एक एक पेज करके। हाँ, 2 दिन में इसे खत्म करना है। सर हो जाएगा, बट कुछ मुझे समझो, 2 दिन में इसे खत्म करना है और ये हो सकता है। हाँ सर हो जाएगा। जैसे होगा 7, आपने आपके हिसाब से 7 घंटे हैं ना ज्योग्राफी के? हाँ 2 दिन में देंगे हम 4-4 घंटे, जी। क्योंकि भारी होगा तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन सोचो 2 दिन के बाद कॉन्फिडेंस कितना आएगा। बदले में लॉस क्या हुआ रीजनिंग के 2-4 सेट का, वो उसमें तो आ ही रहे हैं 40 के आसपास। जी सर। यानी अपने को क्या करना है ना, थोड़ा सा डूबना है कंटेंट में। तो होता है क्या, जब आप रिवर्स पढ़ रहे हो उसके बाद आप मान लो प्लेट्यू पढ़ रहे हो और फिर कभी फॉरेस्ट पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो एक दिमाग में मैप बनता है। आप जी सर। बात को समझो। और ये जैसे सैनफोर्ड का जो डाउट है वो आपके मन में भी डाउट होगा कि सर इतना रिटेन हो जाएगा एक दिन में। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप बैठे, आप 1 घंटा पढ़े हो ना, आपसे 1 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, बंद कर दो। आधे घंटे बाद फिर बैठ जाओ, लंच के बाद फिर बैठ जाओ, शाम को बाजार होके वापसी आके फिर बैठ जाओ। जितने वो फ्रेश मोमेंट होते हैं ना हमारे दिमाग के लिए ब्रेक के बाद वाले, हाँ उसमें उसके पीछे पड़ जाओ। क्योंकि देखो सच बोलो, सैनफोर्ड आपको भी और रोल नंबर आपको भी, कितना भी ब्रेक लेके पढ़ लो, किताब खुलने के बाद वो उतना ही बोरिंग, उतना ही देसी लगना है। मैथ्स हाँ के साथ भी यही है, ज्योग्राफी के साथ भी यही है। ब्रेक इज यूजलेस, जो बात सच है, मानो या ना मानो। अब ब्रेक लेके देखो, आपने 1 घंटा मैथ्स करी, आप एक ऐसे क्वेश्चन पे फंसे जो आपको समझ नहीं आ रहा, खाना खा के फिर बैठो, उसकी शक्ल देखते ही मूड खराब हो जाएगा। आप 4 दिन का ब्रेक ले लो, 5वें दिन फिर मूड खराब हो जाएगा। सच बात यह है कि वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। तो ब्रेक थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए सही है, बट आप सोचो कि रोज 1-1 घंटा करके मैं करूंगा तो फिर तो हम खुद ही कहानी को खींच रहे हैं। आप समझ रहे हो? अपने को क्या करना है ना, कंसंट्रेट करनी है प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 2-3 दिन में रिवाइज करके साइड करो, 1 महीने के बाद फिर से रिवाइज करेंगे। सेम फॉर वोकैब, वोकैबुलरी आपने जो 1200 वर्ड करे उसे उल्टा पढ़ो। क्योंकि होता क्या है ना, शुरू के 100-150 याद होते हैं, उसके बाद तो बस भगवान भरोसे गाड़ी चलती है, चलो हाँ कुछ कुछ है। सर रोज के 100 करके किया था मैंने, तो इसलिए तो अगले दिन 100 करे थे तो पहले वाले 100 रिवाइज करे थे? किए थे। हाँ पहले 100 रिवाइज किए, देन 100 किए, फिर रिवाइज किए, फिर 100 जब किए। आखिरी के 100 करे थे तो क्या रिवाइज करा था? सर आखिरी के 100 जब मैंने आज ही खत्म किया, आखिरी के 100 तो आज क्या रिवाइज करा था? पिछले के 400। हाँ शाबाश, चलो ये तो परफेक्ट है, नो सजेशंस। सर मैं कह रहा था कि मेरा प्लान ये था कि लाइक एक महीने 7-10-15 दिन में इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि ग्रामर सेक्शन के, उनको निपट देने के लिए, मतलब कि थ्योरी और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन मेरा प्लान था वीक में एक दिन एरर, एक दिन क्लोज टेस्ट, एक दिन PQRS, एक दिन ऐसे मतलब कि शेड्यूल चला लेने का। तो बिल्कुल ये सर, कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बढ़िया है। क्योंकि सर इंग्लिश में भी स्कोर वही 39 41 में रह जा रहा है, एंड
मैथ्स में कितना है? सर इस बार तो मैथ्स में काफी ज्यादा आ गया, 32 आ गया, अनएक्सपेक्टेड था। तो मैथ्स को ज्यादा समय दो ना, जब इंग्लिश में ऑलरेडी 40 के आसपास है। हाँ सर, मैथ्स में मैंने 3 घंटे डिवोट किए, 2 घंटे एडवांस को, 1 घंटे अर्थमेटिक को। और मैथ्स में भी वही सोच रखनी है कि ऐसा नहीं कि आज मैंने ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया, अब कल मैं जो है ये ना उस नौकरी के बाद वाले काम है कि बस 4 जगह साइन कर दिए, पेन खत्म नहीं होना चाहिए, कल करूंगा 5वां साइन। ये अभी ऐसे काम नहीं होने चाहिए कि होता है ना बाद में, जब मान लो आप कोई बड़ी पोस्ट पे हो जाओगे, मैं तो चाहता हूँ आप हो जाओ, तो उस समय इंसान ये कहता है अरे आज ही सारा काम कराओगे क्या, 6 जगह कर दिए साइन मैंने। तो अभी के लिए क्या है कि जब आप बैठे हो फ्लो में, तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाँ सर। बाकी तो देखो सच बोलूं रोल नंबर, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही हाथ सेट होगा। अब तक आपको ये समझ आ गया हो, कैलकुलेशन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके बूस्ट होती है, और कोई वैदिक मैथ्स लगा दो या कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में कुछ नहीं लगता। अगर आप समझते हैं इस बात को तो अच्छा, वरना 1-2 अटेम्प्ट बाद समझेंगे। सर अटेम्प्ट लेने का टाइम नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। सर मैथ्स में लाइक 15 क्वेश्चन तो निकल जाते हैं, 5 क्वेश्चन में हाथ फंस रहे हैं सर, और 5 क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आता है। वो टॉपिक्स पकड़ो कौन से हैं और उनकी थ्योरी अच्छे से करो, और फिर उसको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ 5 क्वेश्चन, एक तो मिक्सचर वाला हो सकता है, एक सीआई का लगेगा, एक एवरेज वाला, उसमें लगता ही नहीं, मतलब पता होता है कुछ होगा लेकिन पता नहीं क्या होगा, जी मतलब सर। कंफ्यूजन ही हो जाता है कि ये बीच वाले को हटाना है क्या करना है ना, सिंपली बिकॉज वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। एक अलजेब्रा का भी वही शायद कुछ आता है। बिल्कुल, ज्यादा नहीं सोचना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है ऐसे टॉपिक्स की, और बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। सोचना कम है, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है। सर जीके के लिए मैं क्या करूँ, स्पेशल लगा रहा था मेरे पेपर में ना, स्पेशल का क्वेश्चन लगा, ऐसे लग रहा था स्पेशल का एक भी क्वेश्चन नहीं, मैंने पिछले लगातार 7-8 महीने का स्पेशल में रिवाइज करके गया था, और मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था। जीके मतलब क्या सर? आर्ट स्पेशल मतलब मैं 6-7 महीने का स्पेशल लगा के गया था मैं। नहीं 6-7 महीने? हाँ, और सारे नोट्स याद है? ऑलमोस्ट सर, क्योंकि स्पेशल में हर चौथी या 5वीं क्लास में कुछ ना कुछ लिंक मिल जाता है। हाँ, तो मैंने लाइक याद किया था, सारी चीजें रिवाइज की थी, और मेरे पास प्रॉपर मैं स्पेशल का नोट्स बनाता हूँ। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ क्या है, 4 में से 3 सेक्शन जो हैं क्या ये नॉर्मल पैटर्न पे आ रहे हैं, और एक ऐसा सेक्शन है जो कट ऑफ को डाउन कर रहा है, ये जीके है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। आपको क्या करना है, इसे जो बेस्ट पॉसिबल है वो तैयार करना है, और इससे थोड़ा सा कोशिश करनी है इसे बेस्ट तैयार करके देना। समझ रहे हो, ये सभी को डुबाएगा, लेकिन पूरे तरीके वो डूबेगा जो इसमें से भी एक आध जगह कमजोर होगा, जो आपके साथ मैथ्स में हो रहा है। जी सर। मेरा मानना ये है कि 3 सब्जेक्ट में आएंगे 45, चौथे में आएंगे 25, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो बात अलग है कि कल को 25 के 22 रहेगा तो मैं यहाँ 47 कर लूंगा, मतलब मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ। बाकी देखो हवाबाजी में मैं वो काम नहीं करता कि मेरी क्लास लगा लो 45 आ जाएगी, ये बातें मैं नहीं करता, मैं बच्चा नहीं हूँ, बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और शायद इसीलिए मैं जीके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है पढ़ाने में, कोई लिमिट ही नहीं है चीजों की, तो स्कोप रहता है। ठीक है जी, अभी के लिए चिंता ज्यादा ना करें, प्रैक्टिस ज्यादा करें, उससे ही होगा काम। तो जीके का लिए फिर वही स्ट्रेटजी है ना, लाइक 2 दिन 3 दिन में सब्जेक्ट पैक करो और देन प्रीवियस ईयर। आई थिंक दैट इज द बेस्ट। सर एक चीज और पूछनी थी कि प्रैक्टिस सोर्स के लिए, जैसे मैंने लाइक वो आपकी स्टैटिक का क्लास नहीं लगाया है, एंड सर मैं स्टैटिक का क्लास इसलिए नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि सर टाइम उतना मैनेज नहीं हो पा रहा मेरे से। ठीक है, मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है पीडीएफ की, वो पढ़ लो, कोई बात नहीं। सर मैं प्रैक्टिस पे कैसे करूँ जीएस की अच्छी से, प्रॉपर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर किरण वगैरह कहीं से भी उठा लूँ? कहीं प्रीवियस ईयर तो सेम ही है ना, कहीं से भी देख लो। ठीक है सर, मैं सोच रहा था सर लूसेंट से एक बार फिर से ट्राई कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना, लाइक वो स्टेटमेंट वाले थे, एंड लूसेंट के जहाँ पे आंसर्स गलत हो, प्रैक्टिस वाली बुक की बात करो ना, जो बड़ी वाली है। हाँ बड़ी वाली है, इसमें कई सारे आंसर्स गलत हैं, अगर कहीं पे डाउट हो तो गूगल करके चेक कर लेना। जी सर। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन मेरे को फंसा रहा है बहुत ज्यादा। हाँ नहीं तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय। बाय सर। सैंक्फ्रोड आई थिंक जो मैं करा रहा हूँ वो काफी है, फिर भी मैं मना नहीं करूंगा, देखो मोर द बेटर वाली बात है, करना चाहो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 जगह से पढ़ो और 20 किताबें करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि सबसे पहले वो करो जो मैं करा रहा हूँ, बिकॉज मैं अपनी तरफ से बेस्ट करा रहा हूँ, उसके बाद टाइम है, मौका है, मेहनत है, और सब कर सकते हो, व्हाई नॉट, बिल्कुल किताब से भी करो, प्रीवियस से सारे लगा के जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, और आप सभी को मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, क्योंकि आज जो दिन है वो मतलब क्या ही बताएं आपको, आप तो इतिहास पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, 15 अगस्त है आज। देखिए इस आज़ादी के सहारे ही आज मैं आपको बैठ के पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम पिट रहे होते किसी अंग्रेज से डेफिनेटली तो अच्छी बात है, और अच्छे से मनाइए कल का दिन, झंडा जरूर फहराएं,
ऐसा नहीं सोचना है कि झंडा फहरा के क्या होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।